सर स्टार्ट करें प्लीज। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमारे तमाम मोअज़्ज़ज़ मेहमानों किसानों को सारी बैठक में खुशामदीद। आज की बैठक में हम बात करेंगे गंदम पर और हमारी बैठक का टॉपिक है गंदम में खादों का मुतनासिब इस्तेमाल, जड़ी बूटियों और कुंगी की बीमारी का तदारुक कि किस तरह हम अपनी फसल जो है उसको इन जड़ी बूटियों से बीमारियों से महफूज रख सकते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि गंदम जो है हमारे पाकिस्तान की अहम ग़िज़ाई फसल है। पाकिस्तान में बहुत सबसे ज़्यादा रकबे पर जो है वो हम गंदम को काश्त करते हैं और पाकिस्तान में सारे पाकिस्तान में तकरीबन गंदम की काश्त जो है वो हो चुकी है, बुवाई कर दी गई है और अब इस स्टेज पे जो है वो गंदम ऐसे मरहले में है कि वो शगुफ़े बना रही है, टिल्लिंग स्टेज पे है। और यहाँ पे हमारे पास जो बहुत अहम बात है, जिस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो ये है कि हम खादों का इस्तेमाल किस तरह से करें कि हमारी फसल जो है वो उसकी पैदावार अच्छी हो। और दूसरा ये कि हम जड़ी बूटियों से किस तरह अपनी फसल को जो है वो साफ रखें, महफूज रखें, ताकि हमारी फसल की सेहत पे और उसकी पैदावार पे कोई अफेक्ट ना हो, कोई बुरा असर ना हो। इसी आज के प्रोग्राम में हम इन्हीं बातों को डिस्कस करेंगे। हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान और हमारे माहिरीन जो हमारे साथ उन्होंने ज्वाइन कर लिया है और हमारे जो सबसे पहले हमारे मेहमान हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है वो डॉक्टर जावेद साहब हैं, जो कि डायरेक्टर हैं यूपी डिपार्टमेंट के अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। और हमारे दूसरे जो मेहमान हैं वो डॉक्टर आबिद नियाज साहब हैं, जो चीफ साइंटिस्ट हैं प्रोविजनल रेफरेंस फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब प्राइवेट लाहौर में। और हमारे तीसरे जो मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर आशिक साहब हैं, जो सीनियर साइंटिस्ट हैं एग्रोनॉमी के अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो हम सर जावेद से शुरू करते हैं और उनसे जानते हैं कि गंदम की इस स्टेज पे आके गंदम के लिए हमें कौन से अहम इस मरहले में किस तरह की तदाबीर जो इख्तियार करनी चाहिए। जी अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो इस साल हम सभी जानते हैं कि हमारा जो मेन मसला रहा है वो फर्टिलाइज़र का रहा है। तो इस पे तो डॉक्टर आबिद साहब बात करेंगे, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस वक़्त तक क्रॉप जो है अदरवाइज़ काफ़ी अच्छी है और इस वक़्त जो ज़रूरत थी बारिश की, वो अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन पूरे सूबे में ही बड़ा वाइड स्प्रेड था बारिश का, तो इसके बड़े पॉज़िटिव असरात रहे हैं। इस वक़्त ओवरऑल जो है ना क्रॉप की कंडीशन अच्छी है। ये इस स्टेज पे अब ज़्यादातर पहला पानी लग चुका है, तो लोग जो है वीडिसाइड अप्लाई कर रहे हैं। तो उस पे बहुत ज़रूरत है कि हर फार्मर जो है ना वो वीडिसाइड की एप्लीकेशन ज़रूर करे अगर उसकी फील्ड में वीड्स मौजूद हैं तो। क्योंकि वीड्स जो है ये ख़ासा नुकसान करती हैं। इसके बारे में आपको आज आशिक साहब बड़ी डिटेल से बताएँगे कि कौन-सी जो है वो वीडिसाइड यूज़ करनी चाहिए और एप्लीकेशन का टाइम क्या होना चाहिए, मेथड क्या होना चाहिए, ताकि जो हम स्पेंड कर रहे हैं उससे हमें जो है ना वो मैक्सिमम रिटर्न हासिल हो सके। तो इस वक़्त हाँ, कुछ ये प्रॉब्लम आ रही है, जो राइस बेल्ट है हमारा ना, उसमें ज़्यादा बारिश की वजह से पानी खड़ा हो गया है। तो जिस फसल में जब ये वीट की जो फसल है इसमें अगर पानी खड़ा रहे ज़्यादा दिन तो इसका काफ़ी नुकसान होता है। तो वो पानी की ड्रेनेज का बंदोबस्त ज़रूर करें, पानी निकालें अपने फील्ड से ना, क्योंकि अभी मज़ीद कमिंग वीक में भी जो है ना बारिशों की मज़ीद प्रेडिक्शन है। तो उस इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पानी को जो स्टैंडिंग वाटर है क्रॉप में उसको निकाला जाए। जी, बहुत शुक्रिया सर। जैसे आपने पानी की बात की है, तो इसमें अब हमारे ये है कि फसलों में या गंदम है इसमें गिर जाती है फसल, लॉजिंग का इशू आ जाता है। जैसे अब आपने कहा बारिशें हो रही हैं या आगे भी बारिशों के इम्कानात हैं, तो लॉजिंग का बहुत इशू है। तो आपको क्या लगता है कि जो हम बेड सोइंग करते हैं, जो पटरियों पे काश्त करते हैं गंदम की, वो इस मामले में बेहतर है? वो उससे हमारे पास लॉजिंग के जो असरात हैं वो कम होंगे और फसल जो है वो गिरने से महफूज रहेगी? जी हाँ, बिल्कुल, जो फसल पटरियों पे काश्त की गई है या खेलियों जो बाज़ लोग कहते हैं छटा करके खेलियाँ बना देते हैं, तो ये दोनों सूरतों में जो है ये फसल जो है ये गिरने के लिहाज से भी बेहतर रहती है और ये जो पानी खड़ा हो जाता है, ये इफ़ेक्ट भी कम होता है। अगर बेड के ऊपर लगी है तो पानी ऑटोमेटिकली खेलियों में आ जाता है उसकी, तो वो फसल जो है वो ख़ासी बेहतर कंडीशन में फ़ील करती है।
तो इस तरह की जो इलाके हैं जहाँ पे पानी खड़े होने का इस्तेमाल है, वहाँ पे ये खास तौर पे पटरियों पे काश्त हेलो। जी जी सुन तो आपकी आवाज बीच में कट गई थी सर। मेरे ठीक हो सर गया। आपकी आवाज कट रही थी। अच्छा नहीं, वैसे मैंने अपनी बात खत्म कर दी थी। नहीं जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर आबिद ने हमें ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम सर। जैसे कि आपका फर्टिलाइजर टेस्टिंग लैब से भी लिंक है, तो आज हम हमारा टॉपिक भी यही है कि हम गंदुम में मुतनासिब इस्तेमाल जो है वो खादों का किस तरह करें, और जैसे कि अब जो गंदुम की स्टेज है इसमें हमने खादों का इस्तेमाल जो है वो किस तरह से करना है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो मेरा पहला सवाल है वो ये कि जैसे हमें यूरिया जो है वो हमारी फसल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको उसकी जरूरत भी बहुत है। तो यूरिया की जो हम कहते हैं कि इसको स्प्लिट फॉर्म में यूज करें, इसकी 3 किस्तें जो हम यूज करते हैं वो कब इस्तेमाल करनी चाहिए गंदुम में, और किस तरह से इनको इस्तेमाल करना चाहिए? जी सर। सर आबिद, आपका माइक म्यूट है क्यों? जी सर आबिद, आप हमें सुन रहे हैं? आबिद साहब सर आपका माइक म्यूट है। आवाज प्लीज क्लियर। हाँ अब ठीक है आबिद साहब प्लीज। बड़ी खुशी ज्वाइन आबिद साहब आपकी सर आवाज सही सर नहीं आ आपकी रही, आवाज कट रही है। शायद आपका अगर डॉक्टर सिग्नल साहब वीक है। इजाजत दें तो इस सवाल जी। का जवाब मैं दे दूं। जी वो जी तो सर आप। गुलजार साहब हो जाएगा। हम सिर्फ ये है ना कि इनका कनेक्शन भी हम बहाल करें। हम रिक्वेस्ट करेंगे आबिद साहब से कि अगर वो अपने जो इमेज है ना इसको ऑफ करके बात करने की कोशिश करें तो आई बिलीव कि शायद बेहतर हो जाए आवाज। सर आप हमें सुन रहे हैं? आई थिंक सर के इंटरनेट का इशू आ रहा है। सारा मेरा ख्याल है ये तब तक हो रहा है गुलजार साहब से थोड़ा सा डिले कर लेना, उधर से आशिक साहब से बात कर ले तब तक। तो इसके जी बाद सर अगर जी। सेटिंग हो जाती है तो फिर आबिद साहब से रिक्वेस्ट सर एक साथ आप एक दफा लीव करके फिर दोबारा ज्वाइन करें। समटाइम ऐसे होता है कि जो है ना, जी जी लीव करके दोबारा ज्वाइन करें सर। थैंक यू। जी नाज़रीन, हमें सर आशिक ने भी ज्वाइन कर लिया। जब तक सर आबिद नियाज के इंटरनेट का थोड़ा सेटअप होता है, हम तब तक सर आशिक से बात कर लें। तो जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर हमारे पास जो सर आशिक साहब जो है हमारे पास बीड्स के एक्सपर्ट हैं यूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। तो आज हम सर से जो है वो गंदुम की जड़ी बूटियां जो है उनके मुतालिक ही बात करेंगे कि गंदुम में कौन सी जड़ी बूटियां जो पाई जाती हैं और उनके क्या असरात हैं। और सर जैसे कि हमें जानते हैं कि चौड़े पत्ते वाली भी जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और नुकीले पत्तों वाले भी। तो सबसे पहले हम चौड़े पत्तों वाली के बारे में बात कर लेते हैं कि वो जड़ी बूटियां कैसी हैं और उनके गंदुम पे क्या असरात हैं। जी सर। देखें, ये जड़ी बूटियां चौड़े पत्तों वाली हैं या नुकीले पत्तों वाली हैं, कोई रेयर ही खेत ऐसा होता है जिसमें एक चीज है, वरना ये इकट्ठी होती हैं। चौड़े पत्तों वाली भी होती हैं और ग्रासेस भी जो है ना ये साथ साथ ही होती हैं। चले बाद इक्का दुक्का खेत ऐसे भी हो सकते हैं जिनमें सिर्फ चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां होती हैं। चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां अगर छोटी स्टेज के ऊपर बंदा स्प्रे कर दे ना, तो कम कीमत जहरें हैं सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप की, जैसे कि मेटाफिन सुपर और अलाइमैक्स हैं। ये 400-500 रुपए की है 1 एकड़ का खर्चा है, बल्कि इससे भी कम है। तो ये स्प्रे की जा सकती है छोटी स्टेज के ऊपर। तो अगर जड़ी बूटियां जरा बड़ी हो जाए ना, चौड़े पत्तों वाली कोई भी जड़ी बूटियां हो बड़ी हो जाए, तो फिर हमें बक्टर सुपर या ब्रोमोक्सरल एमसीपीए ये जहरें हमें इस्तेमाल करनी चाहिए।
तो अब बात यह है कि क्योंकि कोई भी खेत ऐसा नहीं होता जिसमें सिर्फ चौड़े पत्ते वाली जड़ी बूटियों सोया चंद दे के। तो अब जिम्मेदारों का मसला है क्या? जिम्मेदारों का मसला है दुम्बी सिट्टी और लेली है, जंगली जई है, तो जंगली पालक वगैरह ये ज्यादा तंग करती हैं। तो इनको कंट्रोल कैसे करना है? अब देखें पिछले 10 तकरीबन 15-20 साल से ये जो है ना हमारे ये पिनॉक्साडाइन एक जहर है एक्सीएल के नाम से। एक्सीएल जो है ना ये बहुत अच्छा ऑपरेट करती रही है। पहले इससे टापिक और पुमा सुपर वो भी थी, लेकिन टापिक, पुमा सुपर और क्लोडिना फाप जो है ना अब इनमें रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी, दुम्बी सिट्टी में इन जहरों के खिलाफ रेजिस्टेंस पैदा हो चुकी है। अब आज आके एक्सीएल रह गई है, या एक्सीएल के जिस तरह एक्सीएल काम करती है पिछले 2 साल मैं देखता रहा हूँ, इसी तरह एक सर्टन प्लस है कैनरो ग्रुप की प्रोडक्ट, उसके अंदर फिनोक्साप्राप, क्लोडिनाफाप और ट्रालकॉक्सिडम 3 जहरें हैं, वो भी तकरीबन एक्सीएल की तरह ही काम करती है। अब सूरत इस साल ये बन चुकी है काश्तकारों के लिए, मैं अर्ज करता हूँ कि दुम्बी सिटी में रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा आ चुकी है। अब एक्सीएल का रिजल्ट भी 50-60% है। हाँ, जो नए खेत जिन्होंने नए खेतों में के जहां पे एक्सीएल पहले स्प्रे नहीं हुई या सर्टन प्लस पिछले साल इस्तेमाल नहीं हुई, वहां पे बिल्कुल ये ऑपरेटिव हालत में है, इसका रिजल्ट पूरा है, अभी भी इसका पूरा रिजल्ट है। लेकिन ज्यादातर केसेस में इसकी डोज बढ़ाने की जरूरत है। पहले 330 मिलीलीटर फी एकड़ ये इस्तेमाल करते थे। अब मेरा मशवरा ये है कि 350 मिलीलीटर या 350 375 मिलीलीटर फी एकड़ इस्तेमाल करें। वो रेजिस्टेंस को किसी हद तक ये कवर करेगी, एक आध साल इस तरह चल जाएगी। उसके बाद ये मॉलिक्यूल जो है ना एक्सीएल का, ये भी चेंज करने की जरूरत है। फिर आ गया कि चौड़े पत्तों वाली और नोकीले पत्तों वाले को दोनों को इकट्ठे कंट्रोल करना हो तो क्या किया जाए? साफ ज़ाहिर है कि चौड़े पत्तों वाली जहर जो है अलाइमैक्स है वो भी एक्सीएल के साथ मिला ली जाए तो काफी हद तक सैटिस्फैक्टरी नतीजे मिलते हैं। लेकिन जहां पे पिछले कई सालों से एक्सीएल इस्तेमाल हो रही है वहां पे ये कॉम्बिनेशन जो है ना ये रिजल्ट सही नहीं देता। तो क्या किया जाए? मेरा मशवरा ये है कि ओवरऑल जो है ना ये एक्सीएल जो है इसकी डोज थोड़ी सी बढ़ा ली जाए और इसके साथ बक्टर सुपर यानी ब्रोमोक्सिनल एमसीपीए, ये दो जहरें, ये 300 मिलीलीटर फी एकड़ बक्टर सुपर और 375 मिलीलीटर एक्सीएल, ये आप इस्तेमाल करें। इस साल भी आप जो है ना पूरी तरह सेटिस्फाइड होंगे। लेली समेत तमाम जड़ी चौड़े पत्तों वाली जड़ी बूटियां भी तलफ होंगी और दुम्बी सिट्टी, जंगली जई और बेशतर नोकीले पत्तों वाली वो भी तलफ हो जाएंगी। ये कॉम्बिनेशन रख लें तो ज्यादा बेहतर है। बाकी आ गया एक बड़ी जबरदस्त खबर बन गई कि बारिश होने के बाद पूरे पंजाब में यूनिफॉर्म बत्तर पैदा हो गया है। तो ऐसे बत्तर में अब बारिश हुए को 8 दिन गुजर गए हैं। ऐसी सूरत हाल में हम दो जहरें मिलाने की बजाय जिनके ऊपर शक भी है कि अब रेजिस्टेंस आ गई है, क्यों ना हम मीजोसल्फ्यूरान प्लस आयोडोसल्फ्यूरान इस्तेमाल कर रहे हैं। वो है अटलांटिस है, फाइंडस एक्स्ट्रा है और भी हर कंपनी के पास ये चीज मौजूद है। तो उनमें मैंने देखा है कि अटलांटिस सुपर जो है ना ये रिलेटिवली मोर इफेक्टिव है फाइंडस एक्स्ट्रा के मुकाबले में, फाइंडस के मुकाबले में ये ज्यादा रिलायबल है, लॉन्ग शॉट है। तो ये अकेली जहर इस्तेमाल करके हम हर किस्म की चौड़े पत्तों वाली और घास खानदान की तमाम जड़ी बूटियों से निजात हासिल कर सकते हैं। ये चीज पेश नजर रख के ज्यादा रेतली जमीनों में और कलराठी जमीनों में और गीले बत्तर में ये अटलांटिस का इस्तेमाल जो है ना ये इसकी डोज कम करनी पड़ेगी। 1 एकड़ की जहर जो है ना हम 1.5 एकड़ के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर गीले बत्तर में भी इस्तेमाल करें तो आपको ये बड़ा एक खास किस्म का बेनिफिट ये मिलेगा कि हमें जब 1 एकड़ की जहर 1.5 एकड़ के ऊपर स्प्रे करेंगे, बत्तर दरमियाना गीला बत्तर भी मौजूद है, तो फिर क्या होगा कि एक तो हमारी बचत होगी, दूसरा फाइटोटॉक्सिसिटी वो नहीं आएगी। हालांकि 1 एकड़ की जहर 1 एकड़ के ऊपर स्प्रे करने से, गीले बस्तर में स्प्रे करने से ये डैमेज करती है और गंदम का नुकसान कर देती है। लेकिन अगर हम इसको 1.5 एकड़ पे करेंगे तो ज्यादा फायदा पहुंचता है। तो मैं अपनी बात एक मरतबा वाइंड अप इस तरह करता हूं कि जो चिकनी जमीनें है ना, भारी मैला जमीनें और चिकनी जमीनें, खास तौर पर राइस जोन में अटलांटिस और फाइंडस एक्स्ट्रा ये उन इलाकों के लिए ही है और 1 एकड़ की जहर 1 एकड़ पे ही स्प्रे करनी चाहिए। वहां पे फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं देती। लेकिन जहां रेतली जमीनें हैं, मैरा जमीनें हैं या कलराठी जमीनें हैं, वहां पे ये डैमेज करती है। तो वहां इसको इस्तेमाल करने से पहले पूरी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए।
अगर मजीद जी कहते सर, हैं तो बहुत मजीद शुक्रिया। जी जी सर, हमारे कुछ किसान भाइयों ने हाथ उठाए हैं, तो सर प्लीज आप क्वेश्चंस पूछिए, आपको क्या करना है जी। हाँ जी 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 खादिम साहब, अस्सलामुअलैकुम आप क्या डॉक्टर पूछना साहब। चाह रहे हैं? जी वालेकुम सलाम। अस्सलामुअलैकुम जी 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 डॉक्टर साहब, गुलजार अर्ज कर रहा हूँ। मैंने हाँ जी आशिक हाँ जी साहब ये चीज देखी है कि रिफाइंड नेफ्थलीन जो है वो एफिकेसी एनहांसर के तौर पे दुनिया भर में इस्तेमाल हो रही है, और 1948 से अमेरिका में वो एग्रीकल्चर यूज के लिए इस्तेमाल हो चुकी है, जिसको हम आम जबान में फरनाइल कहते हैं। रिफाइंड नेफ्थलीन जो है ये आप अगर सिर्फ 10 टैबलेट जिसकी कीमत 35 से 40 रुपीज पर 100 लीटर वाटर बनेगी, तो आप किसी भी आप वीडिसाइड के साथ अप्लाई करेंगे तो इसके इंशाल्लाह अजीज आपको जो 60% दे रही है 100% रिजल्ट मिलेंगे। और इसके मैं ट्रायल करवा चुका हूँ। रियाज भुट्टा साहब जो है नहीं कसूर वाले, देखें उनको मैं देखें देखें वीडिसाइड पे ये ट्रायल करवा चुका हूँ, जिनका फोन नंबर ये 0300 है। मेरी बात सॉरी सुने, मेरी 75 बात सुने, 73 ये 100 चूंकि है, उनसे आप नहीं ये ये आप वेरीफाई हो ट्रायल सकता है, में लेकिन बात देखें, ये है कि इंशाल्लाह इनके अजीज ट्रायल आपको किए बगैर शानदार कैसे रिजल्ट हम देंगे। ये रेकमेंड कर सकते हैं जब इसके ट्रायल हमने अरे नहीं मैंने किए। इसलिए कहा कि इसको आप अपने ट्रायल में ले फिर आए। हम आप करके ट्रायल देखेंगे, में फिर हम लाएंगे ये तो बता सकते इंशाल्लाह हैं, अजीज शानदार। और क्योंकि हाँ जी। बाद टोटके ऐसे होते हैं वो बहुत ही इफेक्टिव साबित हो जाते हैं, लेकिन अभी मैं सुजेस्ट नहीं कर सकता जनाब। जी सर। जी सर, ये जो फोटोटॉक्सिसिटी है, इसका क्या इसके बारे में आप क्या कहेंगे? फाइटोटॉक्सिसिटी ये होती है कि जी जी। नुकसान पहुंच जाए, हम स्प्रे करते हैं, गंदम को नुकसान पहुंच जाता है, जड़ी बूटी तो मरती है, वो किसको मारते नाल भेड़ा में सड़ जाती हैं। बात ये है कि ये गंदम के लिए, गंदम को नुकसान पहुंचना जो है ना, इसको कहते हैं फाइटोटॉक्सिसिटी। तो अब फाइट जो एक्सियल प्लस बक्टर सुपर है, इसमें ये नहीं फाइटोटॉक्सिक, ये सेफ तो बहुत है, लेकिन एक्सियल में जब शिकायत पैदा हो गया कि दुम्बिसिटी पूरी तरह नहीं मारती, जबकि सबसे ज्यादा अहम जड़ी बूटी भी दुम्बिसिटी ही है, अगर ये पूरी तरह नहीं मारती तो हमने सेफ्टी को क्या करना है, अगर ये जड़ी बूटियां उसी तरह खड़ी रह जाएं। तो अब फिर हमारी मजबूरी ये है कि पुलिस को ही घर में बुलाना पड़ जाता है, पुलिस है अटलांटिस सुपर, तो पुलिस फिर काफी नुकसान कर जाती है अगर उसको अच्छी तरह हैंडल ना किया जाए। पुलिस को अच्छी तरह ही हैंडल करना पड़ता है, अगर बड़ा बंदा पुलिस पै जाए ना तो बात लै दे जाती है, अगले हालों में जाता बंदा। तो गल ये कि ये जो है ना कि अपना अटलांटो सुपर, इसको ट्रेनिंग के बगैर, ये वो तेज घोड़ा है, इसके ऊपर अनट्रेन बंदा बैठेगा तो चोट ही खाएगा। तो पूरी ट्रेनिंग ले लेनी चाहिए। इसकी डोज जो है ना, ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि चिकनी जमीनों के लिए ये पूरी डोज है। हमने इस दफा शुबा एग्रोनॉमी में ये बीज बीज के लिए सुबह काश्त किया 5 एकड़, 5 एकड़ के ऊपर अटलांटस ही स्प्रे किया है। सुबह ही मैंने एक उसकी वीडियो भी अपलोड किया है कि देख ले कितना नफीस किस्म का रिजल्ट आया है, और कोई डैमेज नहीं किसी किस्म का हुआ। दुम्बी सिटी उसने और बाकी जड़ी बूटियां उसने इफेक्टिवली कंट्रोल की हैं। ये 2-3 मिनट की वीडियो सुबह मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड की है। तो हमारी जमीन में हैवी लोम साइल है। बात यह है कि हैवी लोम साइल के लिए ये फुली सेफ है। ये जो ओवरडोज हो जाती है, अब जिम्मेदार क्या करते हैं कि स्प्रे करने की ट्रेनिंग नहीं होती। मैंने देखा है कि जहां भी फाइटोटॉक्सिसिटी का मसला आता है, जिम्मेदार की गलती निकलती है, ओवरडोज कर जाता है या 2 मरतबा स्प्रे कर जाता है, इसी तरह की चीजें सामने आती हैं। मैं तो कहता हूं कि अगर गीले बत्तर में भी स्प्रे करनी है ना, 1 एकड़ की जगह 1.5 एकड़ पे, 1.25 एकड़ पे आप स्प्रे करते हैं, फिर भी फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं आती। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी सलार साहब ने हैंड रेज किया। जी सर, आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मियां सलार अख्तर है और मेरा ताल्लुक जिला राजनपुर से। मोहम्मद आशिफ साहब का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और इनसे गाय बगाए मैं मालूमात हासिल करता हूँ, इनका सब्सक्राइबर भी हूँ। मेरा सवाल ये आशिफ साहब से ये है कि सर गंदम में फाइंडस एक्स्ट्रा का एक फील्ड में किया था और दूसरे फील्ड में ट्राई अल्ट्रा का स्प्रे किया था। फाइंडस एक्स्ट्रा में थोड़ा सा यानी कि फाइटोटॉक्सिसिटी आई है, तो अब उसका क्या हाल है? और दूसरा सवाल ये कि सर सनफ्लावर की पैदावार टेक्नोलॉजी इसके बारे में वीडियोस बनाएं। आपकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं, हमारे लिए रहनुमाई यानी कि उनसे हम हासिल करते हैं। ये नहीं, वो सवाल है मेरा। वीडियो की बात तो बाद में करते हैं, पहले फाइंडस एक्स्ट्रा और ट्राई अल्ट्रा देखते हैं। ट्राई अल्ट्रा रिलेटिवली सेफ है, इसके अंदर अकेली मिजोट्राइओन है और एमसीपी और फ्लोरासोलम है। जो अकेली मिजोट्राइओन है ना,
अपनी ये मिजोसल्फ्यूरान प्लस आयोडोसल्फ्यूरान जब होती है ना फाइंडस एक्स्ट्रा में, जिस तरह वो जरा सख्त हो जाती है, हार्ड शुमार होती है, तो उसको केयरफुली यूज करना पड़ता है, पूरा पानी इस्तेमाल करना पड़ता है, जितनी वो सजेशन है, जिस तरह की सॉइल की रिकमेंडेशन है कि हैवी लॉम सॉइल में ही इस्तेमाल करना है, तो अगर उसका ख्याल नहीं रखा जाता तो साफदार ये थोड़ी फाइटोटॉक्सिसिटी देती है, फाइंडस एक्स्ट्रा हो या अटलांटिस सुपर हो। अब इसको रिकवर कैसे करना है? देखिए, अगर किसी वजह से ज्यादा फाइटोटॉक्सिसिटी आ गई, ओवरडोज स्प्रे हो गई है या जमीन का ख्याल नहीं रखा गया, तो इसका हल ये है कि आप जब आपने समझा कि इसके पत्ते भी जलने शुरू हो गए हैं, तो फिर आप उसके ऊपर अमाइनो एसिड की कोई स्प्रे कर लें, ये जल्दी रिकवर हो जाएगी, वरना जरूरत नहीं है। ये कुछ पत्ते इसके झड़ भी जाते हैं, पीले होकर टूट भी जाते हैं, इवन देन जो है ना इसकी टिलरिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। उस वक्त तक ज्यादा परेशान नहीं होना, क्योंकि ये इसका तरीकाकार ये ऐसा ही हकीम है कि वो जब जिन कर देना लता बामा में थोड़ी बत्तियां तोड़ देता है, जिन तो निकाल ही देता है। जिन तमराज जड़ी बूटियां हैं, फाइंडस एक्स्ट्रा और अटलांटिस सुपर जो है ना, इनका वो जो ग्रोथ के ऊपर स्ट्रेस जो है ना, वो तो आता ही आता है इसका। अच्छा आशिक साहब, सारी फाइटोटॉक्सिसिटी जो है वो नुकसानदेह नहीं है। कई जगह पे जब अनवांटेड टिलर्स हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी टिलरिंग हो, तो वहां पे जो अनवांटेड टिलर्स होते हैं उनको टर्मिनेट करने के लिए भी थोड़ी बहुत फाइटोटॉक्सिसिटी देनी पड़ती है, ताकि फर्टाइल टिलर्स जो हैं वो ज्यादा ग्रो करें, ज्यादा खुराक लें और बेहतरीन रिजल्ट लें। जिस भाई ने ये फाइटोटॉक्सिसिटी की बात की है कि फंगिसाइड की आई है, वो मुझसे बाद में राब्ता कर सकता है। ये सही फरमा रहे हैं आप। जी सर ये हमारे किसान भाई ने क्वेश्चन किया कि ये जो जवी के लिए कौन सी जहर जो वो सबसे अच्छी है, कासनी जवी के बारे में उन्होंने पूछा है कि इसके लिए हम कौन सी जहर इस्तेमाल करें। जंगली जवी के ऊपर जो है ना, उसके ऊपर तो अभी क्लोडिनाफा भी उतनी ही इफेक्टिव है जितनी एक्सियल है, सर्टेन प्लस है। जवी का प्रॉब्लम नहीं, जवी में अभी रेजिस्टेंस नहीं आई, ये दुम्बी सिटी में रेजिस्टेंस आई है, ये जरा हार्ड साबित हुई है। अब जो मौजूदा हर्बिसाइड है ना, उनमें सिर्फ दुम्बी सिटी में रेजिस्टेंस का प्रॉब्लम जो है ना ये नोट किया गया है। बाकी मैं समझता हूँ जंगली जई के लिए नंबर 1 पे जो है ना, आप उसको टॉपिक और एक्सियल जो है ना ये आप इस्तेमाल कर सकते हैं, सर्टेन प्लस इस्तेमाल कर सकते हैं, वो जंगली जई को नहीं छोड़ती। जी सर, तो सर जब हम ये स्प्रे कर देते हैं जड़ी बूटी मार जहर का, तो इसके कितने अरसे में जो है वो हमारी फसल जो है वो इसको रिकवर कर लेती है? नहीं, हर हर्बिसाइड तो नहीं चोट लगाती, ये टॉपिक और ये जो एक्सियल है ना, इनका कोई इल इफेक्ट नहीं आता, ये फाइटोटॉक्सिसिटी नहीं देती। इसी तरह सर्टेन प्लस का भी कोई खास मसला नहीं है। तो ये तो सिर्फ एक ग्रुप है सल्फोनाइल यूरिया ग्रुप में, जिसमें मिजोसल्फ्यूरान प्लस आयोडोसल्फ्यूरान यानी फाइंडस एक्स्ट्रा और अटलांटिस, यही सिर्फ इसका ही प्रॉब्लम है, बाकी किसी जहर का नहीं है। बाकी पलास का भी, अगर पलास को अगर मिस यूज करते हैं, मतलब वो भी सैंडी सॉइल में पूरा पैक इस्तेमाल हो जाता है, वो भी फाइटोटॉक्सिसिटी देती है। तो सेफ जो है ना, मैं समझा 95% हर्बिसाइड जो है ना वो सेफ है। कोई 5-7% ही ऐसी हैं जिनके अंदर ये फाइटोटॉक्सिसिटी का प्रॉब्लम है, और बाद में उस फाइटोटॉक्सिसिटी को डील करने के लिए कोई ताकतवर वो अमाइनो एसिड वगैरह जो है ना वो स्प्रे करने की जरूरत दरपेश होती है। जी सर, बहुत शुक्रिया। और सर यहाँ पे हमारे किसान भाई ने पूछा कि हम जो जड़ी बूटी मार अद्वियात जो स्प्रे करते हैं, क्या हम उनके साथ यूरिया का भी स्प्रे कर सकते हैं, खाद भी दे सकते हैं, खाद का स्प्रे भी किया जा सकता है? नहीं, उसके साथ नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे जो है ना ये यूरिया जो है ना बेसिकली ये तो थोड़ी सी 1 किलो या 1.5 किलो हम डालते हैं तो बच जाती है। अगर इसको 3 किलो करके देख लें, ये तो अच्छा खासा डैमेज कर देता है गंदम को। जब हर्बिसाइड डैमेज करने वाली चीज मौजूद है, थोड़ा सा और डैमेज करने वाली एक और चीज डाल लेंगे साथ, तो ये नुकसान कर सकता है, तो साथ में लाके नहीं करनी चाहिए। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी फारूक साहब ने हैंड रेज किया हुआ। जी सर पूछिए, आप क्या पूछना चाह रहे हैं? मैम मैं पूछना चाह रहा हूँ कि गंदम जो है ना हमारी वो टिलरिंग नहीं कर रही, अकबर 19 बीज है, उसकी टिलरिंग के बारे में हमें कुछ चीज बताएं कि गंदम टिलरिंग कर जाए, अकबर 19 बीज है। अभी देखें जिस तरह का लो टेम्परेचर जा रहा है, जिस तरह लो टेम्परेचर जा रहा है, अभी भी आप फास्फोरस दे सकते हैं, फास्फोरस की स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे वाली फास्फोरस बिल्कुल सर्टिफाइड स्प्रे वाला मटेरियल जो है वो भी मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने पहले ही बम्पर दी,
1.5 बोरी डीएपी दी है डॉक्टर साहब, उसको पोटाश भी साथ दी हुई है। पिछले साल भी वीट कंपटीशन में प्लाट था और फैसलाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह मेरी पहली पोजीशन थी। इस दफा पिछली दफा फैसलाबाद 8 बीज था, सोइंग डेट क्या थी इस दफा? उसकी टिलरिंग जो है ना वो पिछले साल की तरह नहीं है। उसको मैंने टोटल जो है ना माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो भी सारे टोटल डाले हैं। मैं समझ रहा हूँ, आपकी सोइंग डेट बताए ना, अपनी सोइंग डेट कौन सी है? सोइंग डेट 15 नवंबर है सर। 15 नवंबर वाली को इतनी खादें डाली हैं, वो तो टिलरिंग होनी चाहिए उसकी। कोई आपका कोई ये भी मुमकिन हो सकता है कि बिहाड़ी में जो है ना जाली डीएपी भी पकड़ी गई है। आशिक साहब, मैं भी आपकी बात से आशिक साहब मैं भी आपकी बात से मुत्फिक हूँ। ये फास्फोरस उसको नहीं मिली। रूट डेवलपमेंट जो है बिल्कुल टर्सरी रूट डेवलपमेंट फास्फोरस रिलेटेड है, तो ये फास्फोरस का सोर्स देखें, उसमें कोई प्रॉब्लम है इनके? नहीं, डीएपी सर उसको ड्रिल के साथ के नीचे दी हुई है गुलजार साहब। सारे डीएपी तो आपने दी है, वो डीएपी हो भी तो फिर है ना। मैंने इस साल 4 जगह पे छापे मारे हैं और वहां पे 1.86% या 2% नाइट्रोफा एनपीआई है, या ये जो सिंगल सुपर फास्फेट है वो 0% या 1% आई है। जब रेट बढ़े हैं तो जालसाज माफिया भी बढ़ा है। आप इसको अभी भी अगर आप बेहतर करना चाहते हैं तो आधी बोरी डीएपी के साथ सिर्फ 6 किलो गंधक का तेजाब 30 लीटर पानी में मिक्स करके, तो 10-15 किलो यूरिया और इतना ही गुआरा मिक्स करके ड्रम में आप एक ड्रम के जरिए फ्लड कर दें, आपकी टिलरिंग विद इन 20 डेज जो है बूस्ट कर जाएगी। ये आजमूदा चीज है, टिलरिंग के लिए, किसी भी क्रॉप के लिए बेहतरीन है। 30 लीटर पानी लेना है ड्रम में, ताकि आपके ड्रम की टूटी को चोक ना करे, और उसमें आपने आधी बोरी डीएपी 6 किलो खालिस गंधक का तेजाब मिक्स करके जब क्रीम सा बन जाए तो उस ड्रम को फिर 70-80 लीटर पानी डाल लें, 10 से 15 किलो यूरिया इतनी कैन गुआरा डाल के ड्रम पानी का भर के फिर एकड़ फ्लड कर दें। 20 दिनों में ही आपको बड़ा शानदार रिजल्ट मिल सकता है। कमाद हो, कोई भी आपकी वेजिटेबल हो जिसको आपने दिनों में बूस्ट अप करना हो, तो उसके लिए ये बड़ा शानदार नुस्खा है और मैं हजारों जगह पे आजमा चुका हूँ। ये गुलजार साहब इसकी टिलरिंग कैपेसिटी कैसी है 19 बीज की? देखिए अकबर की टिलरिंग कैपेसिटी तो बड़ी अच्छी है। अकबर तो बड़ा शानदार बीज है। पिछले साल माशाल्लाह टिलरिंग का इसका कोई किसी जगह पे भी इश्यू नहीं आया, तो टिलरिंग का कोई इश्यू नहीं। टिलरिंग बुनियादी तौर पे ना होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि इस बार टेम्परेचर ज्यादा लो नहीं गया। जब टेम्परेचर लो नहीं जाएगा तो प्रॉपर उसकी टिलरिंग नहीं होगी, वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो ज्यादा हो जाएगी। ये भी एक इशू है। लो टेम्परेचर ना होना भी कम टिलरिंग की वजह है। पानी का स्ट्रेस है, धान का फील्ड है, उसको पानी का स्ट्रेस है। धान का फील्ड है ना, देखें बारिश हो गई। असल वजह ये है कि धान के फील्ड की वजह से टिलरिंग नहीं है। पानी तो बहुत कम चाहिए। पानी टिलरिंग में हर्डल क्रिएट नहीं करता, ओवर इरिगेशन टिलरिंग में हर्डल क्रिएट करती है। सर जी इसमें मेन प्रॉब्लम ही धान की जो पहली फसल है उसी की वजह से टिलरिंग नहीं है। पानी का इशू है उसको। हाँ जी, उस पानी की स्ट्रेस को उसकी नाइट्रोजन जो है ना, नाइट्रोजन 50% भी तो चाहिए ना उसके लिए डॉक्टर साहब। जी हाँ, मेन वजह फरूख साहब के यही है। सुना मेरा सवाल? जी आपकी आवाज बहुत कट के आ रही है, लेकिन समझ आ गई है हमें। आपके पानी ज्यादा है, ठीक है ना, उस वजह से टिलरिंग नहीं हो रही। अदरवाइज मैग्नीज पे डाला तो होगा, अगर मैं मैग्नीज नाइट्रोजन के साथ उसको स्प्रे करूं तो फिर उसका काम हो जाएगा। जी जी सर आपकी आवाज बहुत कट रही है। जी 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 सर जावेद, आप किसान भाई ने जो मसला बयान किया, आप इसके बारे में प्लीज जरा बता दें। डॉक्टर साहब से मैं परसों मुलाकात हो जाएगी इंशाल्लाह 18 तारीख को। हाँ जी जरूर आइएगा। जी हाँ, तो मेन वजह आपकी पानी की। डॉक्टर साहब से मैं कर लूंगा मुशावरत।
चलें ठीक, डॉक्टर चले साहब ओके। इंशाल्लाह 18 तारीख को इनसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। जी श्योर इंशाल्लाह। थैंक यू डॉक्टर साहब, इंशाल्लाह 18 तारीख को आपके साथ 5 मिनट आपको दूंगा। जी जरूर, वेलकम जी, वेलकम जरूर है। जी बहुत शुक्रिया सर जी, बहुत शुक्रिया। ये तो जी सर, रियाज साहब ने भी हाथ खड़ा किया हुआ है। रियाज साहब आप क्या क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? जी अस्सलाम रियाज साहब वालेकुम। आप सुन रहे हैं? वालेकुम जी मेरी अस्सलाम। आवाज आ रही है? जी मेरी आवाज जी आ जी रही है आ रही है। आपको? आ जी रही मेरे दो सबको आ सवाल रही। हैं। मेरे दो सवाल हैं। जी पहला सवाल मेरा है कि जो हमने गंदम लगाई थी वो 1 नवंबर को लगाई थी और 75 दिन हो चुके हैं, और अभी इसको हमने डीएपी डाली थी, बेसल डोज 1 बोरी और आधी बोरी एमओपी डाली थी हमने। तो अभी इसको गोब पे तकरीबन ये आने वाली है, तो इस स्टेज पर इसको कौन सी फर्टिलाइजर देनी चाहिए? 2 पानी इसको लग चुके हैं और वीड्स का स्प्रे भी हो चुका है और वीड्स भी इफेक्टिवली कंट्रोल है। पहला सवाल तो मेरा ये है। और दूसरा मेरा सवाल है जी, जहाँ पे जो फर्टिलाइजर के रेप बैठे हैं उनसे ये पूछना है कि एमओपी और ये पोटाश और जो डीएपी के रेट्स बढ़ रहे हैं इंटरनेशनली, क्या इसके कोई चांसेस हैं आगे आने वाले महीनों में, सालों में, कि ये दोबारा रिवर्स होगी और पुरानी किसी कीमत पे पहुंचेगी, या ये आगे सिर्फ बढ़ता ही हम देख रहे हैं अगले आने वाले सालों में? बताएं जी गुलजार साहब, बताएं कौन सी खादें डालें अब? जनाब, पूरी दुनिया में जो डीएपी वगैरह बनाने के लिए फास्फोरिक एसिड बन रहा है उसके रेट्स बढ़ रहे हैं। रॉक फास्फेट के इंटरनेशनल मार्केट में रेट बढ़ रहे हैं। तो इस सिलसिले में मेरी दरख्वास्त तमाम पाकिस्तानियों से ये है कि हमारे हतार इंडस्ट्रियल स्टेट जो है वहाँ से जो निकल रही है रॉक फास्फेट, गो के उसमें मैक्सिमम 24, 25, 26% फास्फोरस है। तो अगर इसको लोकल इधर पीनम में एक डॉक्टर अफजल नदीम साहब हैं, उन्होंने डिजाइन करवाया एक ड्राम छोटा सा, जिसके जरिए से वो 10 से 12 मिनट में अपने सिंगल सुपर फास्फेट की एक बोरी बना रहे हैं। 50 किलो रॉक फास्फेट जो है 150 या 160 मैश लेके उसके साथ वो 14 से 15 किलो गंधक का तेजाब का रिएक्शन करवाते हैं। करवाने के बाद 12 मिनट में एक सिंगल सुपर फास्फेट का बैग तैयार हो जाता है। उन्होंने एक गड़ा बनाया हुआ है जिसमें वो इसको गोबर वाली खाद के साथ मिक्स कर रहे हैं ताकि इसमें से जो फ्री एसिड है वो खत्म हो जाए। ये पिछले साल उन्होंने कोई 3.25 लाख की 32 टन रॉक फास्फेट ली थी। पिछला सारा साल उन्होंने कोई 60-70 एकड़ उनका जिम्मेदार है गुजारा है, और उनका कहना है कि इस सवाला साल भी गुजर जाएगा। ये सस्ती तरीन खाद है। आप इस तरह से अपनी सिंगल सुपर फास्फेट सस्ती तरीन खाद अपने खेत पे बना सकते हैं। इसी तरह से इफ्तिखार अब्बास जटियाना साहब को मैंने पिछले दिनों एक तजर्बा करवाया था कि 10 टन हमने ली थी पोल्ट्री वेस्ट, इसी तरह 10 टन हमने गोबर वाली खाद ली थी। उसमें सिर्फ 1 टन रॉक फास्फेट जो मिक्सअप किया था, उसमें तकरीबन 1.5 मन शीरा एक बार, 1.5 मन शीरा दोबारा, और 7 फास्फोरिक सोलबलाइजर बैक्टीरिया डाले थे। तो वो वाली जो खाद तैयार हुई है वो 20 बोरियां जो है वो तकरीबन 2 बोरी डीएपी, 2 बोरी पोटाश और 2.5 बोरी यूरिया के बराबर है, जो यूब रिसर्च से हमने उसका एनालिसिस करवाया। अगर किसी दोस्त को वो तो वो सावी से भी ले सकता है। यहाँ पे गालबन ये डॉक्टर वसी मोहम्मद साहब ने उसको शेयर किया था। तो इस तरह से आप बायो फर्टिलाइजर भी अपनी बना सकते हैं। जब तक हम लोग अपनी खाद खुद बनाने की तरफ नहीं जाएंगे, डीएपी के रेट अभी तो आपको 10,000 नजर आ रहे हैं, ये आने वाले दिनों में 20, 30, 40 ये लाखों में जाने। अभी आपके पास वक्त है कि आप मैक्सिमम अपनी बायो फर्टिलाइजर तैयार करके अपनी जमीनों में डालें। जी मजीद कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं। जी ठीक है। इस वक्त वो पूछ रहे हैं ना कि स्टेज के ऊपर अब गंदम को क्या करें, 75 डेज की हो चुकी है। वो ये कह रहे हैं कि इसको अब मजीद क्या सर्विस स्टेज पे मैंने एक तो आपको देखिए, स्टेज पे नाइट्रोफास और पोटैश का कॉम्बिनेशन यूरिया के साथ आप दे सकते हैं, क्योंकि नाइट्रोफास ऐसी खाद है, एनपी ऐसी खाद है जो इस स्टेज पे भी इफेक्टिव है। जितनी भी सीरियल ग्रेन्स हैं इनकी मिडिल लाइफ में पोटैश और फास्फोरस की जरूरत नाइट्रोजन की तरह
जैसे आगाज में ज्यादा होती है इसी तरह ज्यादा है। पूरी दुनिया में नाइट्रोजन के साथ साथ फास्फोरस और पोटाश भी जो है वो स्प्लिट डोजिंग में दी जा रही है। और सीरियल्स को मिड लाइफ में फास्फोरस और पोटाश दोबारा देने से ना सिर्फ ये कि उनकी पैदावार में बेहतरी आती है, बल्कि उनकी जो एंड पे जरूरत है, या आप कह लें कि जो दाने के लिए उन्होंने खुराक जोड़ना होती है, दाना होता है, उसके लिए भी मिड लाइफ में फास्फोरस और पोटाश जो है वो देनी चाहिए। इसके लिए आप पोटेशियम फास्फेट जो है वो भी यूज कर सकते हैं। वो जरा महंगा प्रोडक्ट है। वो पोटेशियम फास्फेट अगर आपने 5-15-45 या 5-15-50 के कॉम्बिनेशन मार्केट में आ रहे हैं, वो इस्तेमाल कर सकते हैं। खुद बनाना हो तो मैंने आपको जो फार्मूला बताया कि किसी भी ड्रम में जब भी कोई चीज आपने मिलानी हो, सबसे पहले 30 लीटर पानी मिलाना है ताकि उसकी नाली चौक ना हो। उसमें आधी बोरी डीएपी डाल दें, उसमें तकरीबन 6 किलो खालस गंधक का तेजाब मिक्स करके जब वो क्रीम सी बन जाए, ड्रम आधा पौना पानी का भर के उसमें आप 5 से 10 किलो जो है सुपी खाद मिला सकते हैं, और 5-5 किलो जो है या 10 किलो आप नाइट्रोजन कैन द्वारा और यूरिया की शक्ल में दे दें। इससे आपकी इंशाल्लाह अजीज क्रॉप की जो बुनियादी रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो जाएगी। कोई और सवाल किसी दोस्त का? जी सर, बहुत शुक्रिया सर। यहाँ पे एक किसान भाई ने क्वेश्चन पूछा आशिफ साहब कि हेडलैंड मल्टी जो है इसको हम गंदम को स्प्रे कर सकते हैं या स्पीड फॉल का? मैं बताऊं? जी जी सर। मैं बताऊं या गुलजार साहब ने बताना? ये जी वही सर, से आप पूछा है। जी हाँ, जी तो हेडलैंड मल्टी बिल्कुल वो गंदम की देखें, ये अगरचे ये सॉइल एनालिसिस की बुनियाद के ऊपर ये चीजें स्प्रे करनी चाहिए, लेकिन हेडलैंड मल्टी का जो 150 ग्राम का वो माइक्रो न्यूट्रिएंट है वो आप इस्तेमाल करें, उसकी हर किस्म की छुपी हुई दर्दें जो है ना वो दूर कर देगा। बाकी अगर स्पीड फॉल अभी एन का तो वक्त एन जो लेट कास्ट है उसका स्पीड फॉल एन स्प्रे करें। स्पीड फॉल एन क्या है? वो भी एनपी के है, उसके अंदर नाइट्रोजन थोड़ी सी ज्यादा है, स्प्रे वाली सर्टिफाइड वो स्प्रे वाला मटेरियल है, 1 किलो उसकी डोज है। तो अभी जो जिन्होंने फास्फोरस कम डाली है जिस तरह की ये बता रहे हैं, वो 2 किलो स्पीड फॉल पी स्प्रे करें। स्पीड फॉल पी क्या चीज है? उसके अंदर भी फास्फोरस ज्यादा है, नाइट्रोजन और पोटाश भी है उसके अंदर, और ट्रेस एलिमेंट्स भी हैं, बोरान भी है उसके अंदर। तो मतलब ये है कि ये ऐसी स्प्रे वाली मुझे तो 1-2 कंपनीज की नजर आ रही हैं चीजें जो स्प्रे करके भी, स्प्रे के रास्ते से भी की जाती हैं, वरना जो ये जो डीएपी स्प्रे कर दो, यूरिया स्प्रे कर दो, ये सारी आवारागर्दी है। ये कोई चीज नहीं है, इसकी कोई साइंटिफिक हकीकत कोई नहीं है। जी सर, बहुत शुक्रिया। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी, मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करूं। डॉक्टर आबिद नियाज हूं। मेरा इंटरनेट का प्रॉब्लम आ रहा था, तो जी जी सर, ये जैसे अस्सलाम कि वालेकुम। अभी बात हो रही थी स्प्रे की, तो अब जो स्टेज चल रही है वीट की, वो इस वक्त अब बूटिंग स्टेज की तरफ वीट जा रही है। और इसमें जिन काश्तकार भाइयों ने अभी फास्फोरस की शॉर्टेज की वजह से वो अप्लाई नहीं कर सके, तो वो फास्फोरस अभी अप्लाई कर सकते हैं। तो फास्फोरस भी अप्लाई कर सकते हैं और इसके साथ नाइट्रोजन की भी अपनी डोज पूरी कर सकते हैं। उसमें अगर तो उन्होंने नाइट्रोजन के 2 स्प्लिट किए हैं तो दूसरी डोज तो अभी अप्लाई कर दी होगी। तो अगर 3 स्प्लिट किए हैं तो इसमें तीसरी नाइट्रोजन की डोज अभी अप्लाई की जा सकती है। और अगर कुछ काश्तकार भाइयों को जैसे कि शॉर्टेज का मसला आ रहा था, तो यूरिया नहीं मिल रही थी, तो उसमें 2% से 3% यूरिया का महलूल बना के उसको स्प्रे किया जा सकता है। और ये ख़ास तौर पे काश्तकार भाइयों को देखना चाहिए कि जब उनकी फसल में थोड़ी सी पीलाहट नज़र आए और लीव्स जो हैं, पुराने पत्ते जो नीचे वाले पत्ते हैं, वो अगर पीले नज़र आए या हल्के हरे रंग के नज़र आए, तो वो पूरे खेत में देखें और वहाँ से अगर उनको ऐसा तासर मिले कि वो पीले नज़र आ रहे हैं, तो उसका यूरिया का स्प्रे भी किया जा सकता है। और यूरिया के स्प्रे में 2% का महलूल बना के 2 किलोग्राम 100 किलोग्राम पानी में, 100 लीटर पानी में हल कर लें और उसको स्प्रे कर लें। और एक स्प्रे नहीं, 2 से 3 स्प्रे किए जा सकते हैं। और इसी तरह आजकल जैसे बारिशों का मौसम है, थोड़ा बारिश हो जाती है, तो बारिश के मौसम को देखना पड़ेगा स्प्रे करने के लिए। और अगर कोई बारिश का इम्कान है, थोड़ा सा भी वेदर कंडीशंस इस तरह की हैं कि बारिश हो रही है, तो उस वक्त स्प्रे ना करें। और इसी तरह मैं एक और चीज़ भी ऐड कर दूं कि पोटाश इंतहाई ज़रूरी है। ये पोटाश जो है ये एक अहम ग़िज़ाई अंसर है और ये
50 से ज़्यादा एंजाइम्स की एक्टिवेशन करता है प्लांट में, और प्लांट की जितनी भी क्वालिटी है उसको पोटाश अकेला कंट्रोल करता है। और पोटाश अगर सारी की सारी आपने बेसल डोज के तौर पे बिजाई के टाइम पे अगर डाल दी है तो देन इसके ज़ाया होने का कोई चांस नहीं होता। और अगर कुछ काश्तकार भाइयों ने बिजाई के टाइम पे नहीं इसको डाल सके तो इसका आप भी डाल सकते हैं, और इसका स्प्रे भी पोटाशियम नाइट्रेट, कलमी शोरा मार्केट से आम तौर पे मिल जाता है, पोटाशियम नाइट्रेट, वो उसका 2% महलूल बना के 2 से 3 दफ़ा इसको स्प्रे किया जा सकता है, और इससे इसका दाना बहुत ज़्यादा मोटा हो जाएगा और दाने की क्वालिटी में बेहतर फ़र्क आएगा। और इसको ख़ास तौर पे बूटिंग स्टेज और बूटिंग के बाद जो नेक्स्ट ग्रेन फिलिंग स्टेज है उसके ऊपर स्प्रे किया जा सकता है। इसी तरह माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में अगर देखा जाए तो बोरॉन और जिंक पाकिस्तान में इसकी काफ़ी कमी पाई गई है। पाकिस्तान में अगर देखा जाए तो नाइट्रोजन हमारी ज़मीनों में बहुत कम है, नामियाती मादा तकरीबन ना होने के बराबर है। और हमारी ज़मीनों की कैटेगराइजेशन की जाए तो 3 तरह की ज़मीनें हैं, जैसे कि कमज़ोर ज़मीन है, औसत दरमियानी ज़रख़ेज़ ज़मीन है और ज़्यादा ज़रख़ेज़ ज़मीन है। ये 3 तरह की ज़मीनें हैं हमारी। और अगर हमारी ज़मीनों में नाइट्रोजन की और ऑर्गेनिक मैटर नामियाती मादा की मिकदार कम है, इस वजह से हम कहते हैं कि हमें नाइट्रोजन पूरी मिकदार में डालना बहुत ज़रूरी है और इसकी स्प्लिट एप्लीकेशन की जा सकती है। और इसी तरह हमारी ज़मीनों में जिंक की और बोरॉन की भी काफ़ी कमी पाई गई है, और जिंक की कमी की वजह से हमारे बच्चों के बहुत सारे छोटा कद रह जाना, बहुत सारी हड्डियों के प्रॉब्लम, और इसी तरह बड़ों में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, तो ये जिंक की कमी की वजह से। तो इस दोनों चीज़ों की कमी को पूरा करने के लिए अगर तो कुछ काश्तकार भाइयों ने पहले नहीं, फार्मर का देखें जी, फार्मर का एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि बारिशें हो हटी हैं, पहले पानी लगाया हुआ था, बाद लोगों के ऊपर से बारिश होगी, वो तो बिल्कुल गीला पड़ा है ना। तो जिन्होंने पानी नहीं लगाया था उनमें वत्तर मौजूद है। अब वत्तर इस वक्त दूसरे पानी की, या जिन्होंने दूसरा पानी लगाना है वो लगा नहीं सकते। ये नहीं मैं कह रहा नहरी बंदिश की वजह से, ट्यूबवेल मौजूद है, पानी की जरूरत नहीं है और आगे फिर बारिश का अमकान भी मौजूद है। इन हालात में जो है फास्फोरस कैसे दी जा सकती है, कुछ स्प्रे का जो है ना नाइट्रोजन कैसे दी जा सकती है, ये क्या यूरिया से स्प्रे करने से पूरी हो जाती है उसकी जरूरत? तो फास्फोरस की जरूरत भी ये बताएं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश तीनों का बताएं कि सिर्फ स्प्रे के रास्ते से अगली बारिश भी अगर हो जाती है 23 तारीख को, तो फिर क्या हमारा मतलब है कि क्या लाया अमल इख्तियार करना है? पहले शॉर्टेज रही है, अब स्प्रे के तरीके से क्या इनकी जरूरत पूरी हो सकती है या नहीं हो सकती? जी आशिफ साहब, बिल्कुल आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अब जैसे हालात हैं, मौसमी हालात हैं, बारिश का इम्कान ज़्यादा है और दूसरा पानी भी कई जगह पे तो लग चुका है दूसरा पानी, और उस पानी में अगर तो ये उस वक्त नहीं डाल सके, शॉर्टेज है, और फसल में कमी को पूरा करने के लिए, नुकसान से बचने के लिए हम ये उसको रिकमेंड करते हैं कि वो 2% से लेके 3% तक यूरिया का महलूल बना के उसको स्प्रे किया जा सकता है। उसके फिर लॉसेस कम हो जाएंगे। अगर वो बिल्कुल शॉर्टेज मार्केट में मिली नहीं है, उस ना मिलने की वजह से फिर उसको शॉर्टेज को पूरा करने के लिए और उसके नुकसान से बचाने के लिए फसल को, अगर पिलाहट नजर आ जाएगी तो पीली फसल होने से फिर उसके दाने, और क्योंकि नाइट्रोजन आपको पता है कि अमाइनो एसिड्स और उसकी प्रोटीन बनाती है दानों के अंदर, तो इस वजह से अगर उसमें ये कमी रह जाएगी तो फिर उसके दाने नहीं बनेंगे और दानों में प्रोटीन बिल्कुल, नाइट्रोजन बहुत कम मिकदार में बनेगी, अमाइनो एसिड्स नहीं बनेंगे। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं, ये हमारे तजर्बात की बेस पे हम करते हैं कि 2% महलूल के अगर 3 स्प्रे किए जाएं तो उससे हमारे नुकसानात बहुत हद तक कम हो जाते हैं। और इसी तरह अगर 3% महलूल बना के यूरिया का स्प्रे किया जाए और उसके फिर 2 स्प्रे करने चाहिए, एक बूटिंग स्टेज के ऊपर, अब अभी जैसे कि अब फसल की वो हालत आ रही है कि नाली बन रही है और टिलरिंग के बाद नेक्स्ट फेज जो है आपकी बूटिंग स्टेज आती है, और ये इंतहाई क्रिटिकल स्टेज होती है। इस बूटिंग स्टेज के ऊपर एक स्प्रे किया जाए और उससे 15 दिन के बाद जब उसकी ग्रेन फिलिंग स्टेज शुरू हो जाएगी या ग्रेन फॉर्मेशन स्टेज, उस स्टेज के ऊपर, क्रिटिकल स्टेजेस के ऊपर 2% महलूल बना के या 3% के अगर बनाना है तो फिर उसके 2 स्प्रे किए जाएं। उससे फिर ये है कि कमी तो पूरी नहीं होगी लेकिन फसल के जो नुकसानात हैं वो कम हो जाएंगे। और अगर कुछ जिम्मेदार भाइयों को, जैसे कि मैंने अभी कहा था कि 2 स्प्लिट कर सकते हैं, ज्यादातर फार्मर हमारे 2 स्प्लिट में डालते हैं, अगर तो 2 स्प्लिट में उसकी पूरी हो गई है तो देन वो काफी है। लेकिन अगर 2 स्प्लिट में उसको यूरिया नहीं मिली तो अभी उसको डाला जा सकता है और बारिश के साथ ही उसको डाल दें,
जरूरी नहीं पानी लगाना जरूरी नहीं है, बारिश के अंदर ही यूरिया को डाल देंगे तो देन वो पानी के साथ बारिश के हल होके और वो जमीन में चली जाएगी और पौधे की काफी जरूरियात को पूरा कर देगी। जहां तक आपने बात की है फास्फोरस की स्प्रे की, तो फास्फोरस की फोलियर एप्लीकेशन पोटाशियम डाईहाइड्रोजन फास्फेट KH2PO4 मार्केट में एक केमिकल मिल रहा है, उसका 2% महलूल बना के आप फास्फोरस में, उसमें फास्फोरस और पोटाश दोनों हैं, तो वो KH2PO4 अगर नहीं मिलता तो फिर आप सिंपल DAP को भी हल करके तो उसका महलूल बना के उसको भी स्प्रे किया जा सकता है। उससे जो कमी है मैक्रो न्यूट्रिएंट की, आपको पता है कि ये किलोओं में ज्यादा मिकदार में डलनी है, ये स्प्रे से मकसद पूरा नहीं होगा इसका, लेकिन उसमें नुकसानात से काफी हद तक हम बच सकते हैं। और इसी तरह पोटाशियम नाइट्रेट का, जैसे मैंने कलमी शोरे का कहा, तो अगर पोटाश आपने पूरी डाल भी दी है तब भी हम कहेंगे कि जो हमारे तरक्की पसंद काश्तकार भाई हैं वो इसका 2% महलूल करके 2 दफा इसको स्प्रे करें, बूटिंग स्टेज के ऊपर और ग्रेन फिलिंग स्टेज के ऊपर। और इसी तरह अगर तो माइक्रोन्यूट्रिएंट बोरॉन और जिंक पहले अप्लाई नहीं किया, वैसे हम रिकमेंड करते हैं कि 6 किलोग्राम जिंक सल्फेट 33% वाला, जो 33% वाला जिंक होता है उसमें, वो 33% वाला 6 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से, और बोरिक एसिड 17% वाला वो आप 2.5 किलोग्राम फी एकड़ के हिसाब से इसको जमीन में डाल सकते हैं बुआई के टाइम पे। अगर बिजाई के टाइम पे आपने जमीन में इस्तेमाल नहीं किया तो पानी के साथ या बारिश में इसको हल्का फोलियर एप्लीकेशन भी की जा सकती है बारिश को देख के। और फोलियर एप्लीकेशन के लिए आपको ये मैं बताना जरूरी समझता हूँ कि जिंक सल्फेट का 0.1% का महलूल बना के और 0.5% तक आप महलूल बना के इसके 2 स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन बोरॉन क्योंकि इंतहाई सेंसिटिव न्यूट्रिएंट है और इसकी टॉक्सिसिटी भी हो सकती है वीट के ऊपर, तो इसका 0.05% महलूल बना के आप 2 दफा स्प्रे करने हैं, तो इससे भी काफी हद तक कमी पूरी हो जाती है। माइक्रो न्यूट्रिएंट की जहां तक बात है, ये फोलियर स्प्रे से आप पूरे कर सकते हैं क्योंकि इनकी मिकदार हम फसल को बहुत कम मिकदार में चाहिए होता है। और इसी तरह मैं आपको बताऊं कि जिंक की जो इंतहाई ज़्यादा फ़ायदा इसका ये है कि जिंक जो है ये अगर सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट और मैक्रो न्यूट्रिएंट, अनासरे कबीरा और अनासरे सगीरा, अगर दोनों फसल में अप्लाई किए हों और सिर्फ जिंक की कमी हो तो तब भी हमारी फसल छोटा कद रह जाएगा और उसमें एंजाइम्स की एक्टिवेशन पूरी नहीं होगी और उसका ग्रोथ का पूरा प्रोसेस पूरा नहीं होगा। उस मराहिल से गुजारने के लिए आपको जिंक की लाजमी इस्तेमाल करना जरूरी है, और अगर सिर्फ जिंक अप्लाई ना किया जाए तो पौधे का कद छोटा रह जाता है और उसकी इस कमी की वजह से हमारे जो दाने बनेंगे गंदम के, उनमें भी जिंक की डेफिशिएंसी होगी। और आपको बताता चलूं, अब इसके ऊपर बहुत सारे तजर्बात किए जा रहे हैं और बहुत सारी खादें भी अब इस्तेमाल की जा रही हैं गंदम के लिए और चावलों के लिए, क्योंकि ये हमारी आम तौर पे इस्तेमाल होने वाली खुराक की है। चपाती बना के हम खाते हैं गंदम को, और डबल रोटी और बिस्किट वगैरह। तो अगर इसमें हम जिंक की कमी को पूरा कर लें तो हमारे बच्चों में और बड़ों में जो जिंक की कमी की वजह से बीमारियां हैं वो पूरी हो जाएंगी। और अब तो एक नई वैरायटी जिंकोल के नाम से भी बन गई है, और हमारे ये रिक्वायर्ड जो हमारे इंसानी जिस्म के लिए जो चाहिए होता है, जो अच्छा लेवल है जिंक का, वो 50 ppm 50 मिलीग्राम पर केजी के हिसाब से अगर उसके दाने में मौजूद है तो देन हम कहते हैं कि जिंक बहुत अच्छा लेवल है। लेकिन हमारे आम तौर पे देखा गया है 19 से लेकर 21 ppm तक जिंक पाया जाता है हमारी गंदम के दानों में। तो इसके लिए अगर हम जमीन में गंदम के लिए हम जिंक अप्लाई करें जिंक सल्फेट की सूरत में, तो उससे हमारी जिंक की कंसंट्रेशन तकरीबन 30 से लेकर 40 ppm तक बढ़ जाएगी और उससे हमारी गंदम के दाने बेहतर क्वालिटी के हो जाएंगे। इसी तरह मैं बोरॉन के बारे में बताता चलूं कि बोरॉन का रोल इंतहाई अहम है उसकी रिप्रोडक्शन के लिए। गंदम की जब उसकी रिप्रोडक्शन या फर्टिलाइजेशन होती है, दाने बनने का अमल होता है, उस दौरान पोलन ट्यूब जो ग्रोथ होती है वो बोरॉन की वजह से बनती है। अगर बोरॉन की कमी होगी तो देन पोलिनेशन का अमल उसका अफेक्ट होगा, पोलिनेशन पूरी तरह नहीं होगी क्योंकि उसकी पोलन ट्यूब ग्रोथ नहीं होगी, और इसी तरह सेल की डिवीजन नहीं होगी। तो उस वजह से फिर बोरॉन की इस कमी की वजह से हमारे दाने बनने का अमल मुतासर होगा। तो इस सारे अमल के लिए बोरॉन एक इंतहाई अहम माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो हमारी ज़मीनों में तकरीबन 50% ज़मीन है जो हमारी ख़ास तौर पे जनूबी पंजाब की और सेंट्रल पंजाब की, ख़ास तौर पे
जहाँ पे हम राइस कल्टीवेशन करते हैं, क्योंकि वो राइस के इलाकों में हमारी ज़मीनें क्ले वाली होती हैं और उन क्ले वाली ज़मीनों में जिंक और बोरान दोनों की फिक्सेशन हो जाती है। हम अगर अप्लाई भी करेंगे तो वो क्ले की वजह से, क्ले कंटेंट के साथ और कैल्शियम कार्बोनेट के कंटेंट के साथ उसकी फिक्सेशन हो जाती है और वो पौधों को मिलना कम शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम कहते हैं कि राइस वाले इलाकों में हम ये जिंक और बोरान जरूर इस्तेमाल करें। इसी तरह जो हमारे रेतले इलाके हैं उसमें क्योंकि हमारा ऑर्गेनिक मैटर स्टेटस भी कम होता है और उस रेतले इलाकों में क्ले कंटेंट भी कम होता है, इस वजह से वहां पे बोरॉन की फिक्सेशन तो नहीं होती लेकिन बोरॉन की अवेलेबिलिटी जरूर अफेक्ट होती है। तो इसलिए हम ये लाजमी तौर पे कहते हैं काश्तकार भाइयों को कि अपनी ज़मीनों में बोरॉन और जिंक का तज्जिया ज़रूर करवा लें और उस तज्जिए की बुनियाद के ऊपर हम ज़रूर इसको इस्तेमाल करें। हमारी आम तौर पे देखा गया है कि बहुत सारी फसलात हैं, जैसे कि कॉटन के बाद हमारे गंदम लगती है और इसी तरह राइस के बाद हमारी वीट लगती है कुछ इलाकों में, जैसे कि राइस वाले इलाके हैं वहाँ पे। तो इन इलाकों में बोरॉन और जिंक का तज्जिया ज़रूरी है, क्योंकि दोनों फसलात के लिए, गंदम के लिए भी और चावल के लिए भी, और इसी तरह गंदम के लिए और कपास के लिए। तो इसलिए ये सारी अहम फसलात के लिए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, तो इनका इस्तेमाल भी ज़रूरी चाहिए। जी, इसमें आपके मैं अभी एक और बात बताता चलूँ कि अभी बात कर रहे थे जैसे कि वीट में, गंदम में अब बारिशें हो रही हैं तो पानी खड़ा रहता है, तो उसके लिए हमारे प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़मीनें जो ख़ास तौर पे राइस के बाद, चावल के काश्त करने इलाकों में राइस के बाद जो गंदम लगाते हैं उसमें पानी खड़ा होने की ये प्रॉब्लम आती है। तो उसके लिए हम ये रिकमेंड करते हैं एज ए सॉइल साइंटिस्ट कि हमें चाहिए कि हर 3 साल में एक दफ़ा हम ज़रूर गहरा हल ज़रूर चलाएं अपनी ज़मीनों में, उससे हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी बेहतर होगा और इसी तरह हम अपनी ज़मीनों में एक दफ़ा सब्ज खाद का इस्तेमाल ज़रूर करें। 3 सालों में एक दफ़ा सब्ज खाद ज़रूर हमारी सब्ज खाद फलीदार अजनास की सूरत में, जैसे कि बरसीम है, जंतर है, सेंजी है, मटर हैं, इनको हम फलीदार अजनास को एक दफ़ा ज़मीन में काश्त करें और उसको ज़मीन के अंदर ही रूटावेट कर दें। तो उससे हमारे नामियाती मादे की कमी भी पूरी होगी और हमारी ज़मीन का स्ट्रक्चर भी बेहतर हो जाएगा। जी प्लीज। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सिलसिले में मैं ये बताना चाहता हूँ कि अभी चूंकि ये फ्लैग लीफ वाली स्टेज पे है क्रॉप, तो अगर हम कोई भी यूरिया का स्प्रे करेंगे तो मजीद उसके सकुलेंट पत्ते के होने के चांस हैं, जिससे चूंकि मौसम भी फेवर कर रहा है तो रस्ट के आने के चांसेस बढ़ जाएंगे और फ्लैग लीफ पे रस्ट का आना 65% फोटोसिंथेट्स का जो सोर्स है वो बड़ा डैमेजिंग हो सकता है। सेकेंडली, बोरान की आपने बात की है, इनिशियल स्टेज पे इसका सॉइल एप्लीकेशन बेहतर है क्योंकि मेरिस्टेमेटिक ग्रोथ जो है, रूट शूट टिप पे जो ग्रोथ है उसके लिए बोरान की जरूरत है। इसी तरह जिंक भी जो है वो इब्तदाई स्टेज पे भी उसकी जरूरत है, आप पहले पानी पे भी दे सकते हैं ताकि जिंक से जितने आपके लीव्स जो हैं वो ब्रॉड होंगे, उनका फोटोसिंथेटिक एरिया ज्यादा होगा, खास तौर पे आपके जो फ्लैग लीफ है उसका फोटोसिंथेटिक एरिया ज्यादा होगा, वो ज्यादा इफेक्टिव हो सकता है। और इसी तरह आयरन जो है ये भी एक डेफिशिएंट है, जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, जो रेस्पिरेशन है प्लांट की, उसके लिए आयरन की बड़ी बुनियादी जरूरत है। जो है आयरन फेरस सल्फेट, 3 किलो जिंक सल्फेट और 1 से 2 किलो जो बोरान है वो इब्तदा। जी सर, आपकी आवाज कट गई है। जी जी गुलजार साहब, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। था गुलजार साहब ने बड़ी अच्छी इनपुट दी है, तो मैं इसका थोड़ा सा आपको दे दूं, जवाब इसको दे दूं। आप जिंक, बोरान और या आप ये पहले पानी पे डाल सकते। जी जी गुलजार साहब, अब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारी 26% ज़मीनों में आयरन की कमी पाई गई है। देखा गया है कि हमारी 26% ज़मीनें जिसमें आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आम तौर पे हम उन ज़मीनों में ज़्यादातर वो जहाँ पे सब्जी वाले इलाके हैं या फिर फलदार दरख्त हैं, वहाँ पे ये कमी ज़्यादा पाई गई है। तो इसी तरह आपने बताया कि जिंक, क्योंकि अब पहला पानी तो उस स्टेज से गुजर चुके हैं अब, तो अगर ये बात मैं कर रहा था कि अगर कुछ काश्तकार भाइयों ने ज़मीन में अगर अप्लाई नहीं किया
सबसे बेहतर अमल तो इसका यही है कि हम ज़मीन में इसको इस्तेमाल करें, क्योंकि उसका रेजिड्यूल इफेक्ट भी रहता है, जिंक का भी और बोरॉन का भी और आयरन भी। लेकिन इसके साथ अगर उन जिमीदारों के लिए मैं कह रहा था, काश्तकार भाइयों के लिए कह रहा था कि अगर हमने पहले बिजाई के टाइम पे इस्तेमाल नहीं की तो तब हम इसको फोलियर स्प्रे की सूरत में इस्तेमाल कर सकते हैं। जी आपने बिल्कुल सही कहा, आयरन की कमी पाई गई है और इसका जब तज्जिया ज़मीन का करवाया जाएगा तो तब ही पता चलेगा कि आयरन की डेफिशिएंसी है। तो आयरन की डेफिशिएंसी के लिए फेरस सल्फेट मार्केट में आम तौर पे अवेलेबल है और अगर बिजाई के टाइम पे आयरन सल्फेट इस्तेमाल नहीं भी कर सके तो आयरन सल्फेट का भी, फेरस सल्फेट का भी स्प्रे किया जा सकता है और इसका भी 1.1% का महलूल बना के हम 2 दफ़ा इसको स्प्रे करेंगे तो आयरन की कमी भी पूरी हो जाएगी। तो बेहतर तरीका तो ये है कि ज़मीन में हम इसको इस्तेमाल करें, लेकिन अगर ज़मीन में इस्तेमाल नहीं कर सके तो देन इसको फोलियर स्प्रे भी किया जा सकता है। और इसी तरह मैं आपको डॉक्टर साहब 0.2% जिंक और 0.2% आयरन जो है इसका मिक्सचर स्प्रे कर सकते हैं। 1.1 मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा है, इससे जो मकसद टोटल डिसॉल्व साल्ट्स हैं वो ज्यादा बढ़ जाएंगे, मेरी पेनिट्रेशन कम होगी। हाँ, 0.1% के 2 स्प्रे किया जा सकते हैं और अगर इसको आपकी कमी पाई गई है, ज्यादा जमीन में कमी पाई गई है तो इसको 0.5% तक भी आप ले जा सकते हैं। ये दोनों की टॉक्सिसिटी नहीं है आयरन की। आपने सही कहा, 0.2% का महलूल भी मैंने तो आपको रेंज बता दी है कि डॉक्टर साहब ये जो जिंक है ये जब सेल सैप में 400 ppm से बढ़ती है तो बकायदा तौर पे लीव ड्रॉपिंग, फ्रूट ड्रॉपिंग, ये बहुत कुछ होता है। मैं इसके तजुर्बात 112 ईबी में राना मोहम्मद अकरम के फार्म पे 2003 में कर चुका हूँ। मेरी सारी जिंदगी इन तजुर्बात में ही गुजरी है। जी जी बिल्कुल गुलजार साहब, मुझे पता है आप माशाल्लाह, मैं तो आपको बड़ी देर से जानता हूँ, आप फील्ड के बंदे हैं, काफ़ी फील्ड में आपका एक्सपीरियंस है। जी आपकी तरह मैं भी बड़ा फील्ड का तजर्बात से ही गुजरा हूँ, तो बड़े तजर्बात किए हैं हमने, बड़े ज़मींदारों के खेतों को विजिट भी किया है और हमने मैंगो और सिट्रस के मुल्तान और सरगोदा डिस्ट्रिक्ट के बहुत। डॉक्टर साहब हम BSc MSc के बेंच फेलो हैं। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं गुलजार साहब, सही कह रहे हैं। लेकिन अब जिम्मेदार भाइयों की जैसे आप खिदमत कर रहे हैं ना, तो हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उनको पूरी अपनी तजर्बात की बुनियाद के ऊपर पूरी इंफॉर्मेशन कन्वे की जाए। बहुत दोस्तों को, काश्तकार भाइयों को ये बताना बहुत ज़रूरी है कि हमारी ज़मीनों का क्योंकि pH लेवल थोड़ा सा ज़्यादा हाई है और इस pH लेवल हाई होने की वजह से हमारी ज़मीनों में जो हम खादें डालते हैं उनकी अफादियत पूरी नहीं होती। और इसकी दूसरी वजह जो है कि हमारी ज़मीनों में नामियाती मादे की कमी है। उस नामियाती मादे की कमी होने की वजह से उस जो फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी है वो बहुत कम हो जाती है। अब हमने जो ज़मीनों की दर्जाबंदी की है वो हल्की ज़मीन जैसे कि कमज़ोर ज़मीन और औसत ज़मीन और ज़रख़ेज़ ज़मीन, अब इनको सिर्फ नामियाती मादा और फास्फोरस और पोटाश की कैटेगराइजेशन की वजह से हमने इसको किया है। जैसे कि 0.86% से अगर कम नामियाती मादा होगा तो उसको हम कमज़ोर ज़मीन कहते हैं। इसी तरह फास्फोरस भी कंसंट्रेशन उसमें अवेलेबल फास्फोरस अगर 7 ppm से कम होगी तो उसको भी इसी तरह 80 ppm पोटाश अगर होगी ज़मीन में तो ये सारी कमज़ोर ज़मीनों में आते हैं। और इसी तरह मैं साथ साथ एक और चीज़ भी बता दूं, NFDC ने एक सर्वे किया था जिस सर्वे के मुताबिक हमारी तकरीबन 90 से 95% ज़मीनों में नाइट्रोजन की कमी है और 90% ज़मीनें हमारी फास्फोरस की कमी है। और इसी तरह देखें कि 40 से 50% ज़मीनों में पोटाश की कमी है और इस पोटाश की कमी अब बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे कि मैं 20 साल पिछली तजर्बे की बात बताऊं कि 20 साल पहले हमारी ज़मीनों का जो पोटाश का लेवल था वो तकरीबन 250 से 300 ppm था फैसलाबाद की ज़मीनों का, और अब उस लेवल में इतनी ज़्यादा कमी हो चुकी है कि बाज़ ज़मीनों का लेवल तो 100 ppm से भी नीचे चला गया है और आम तौर पे जहाँ पे 300 ppm था पोटाश का लेवल, अब वहाँ पे तकरीबन 100 से लेकर 150 ppm तक पोटाश है। तो इस पोटाश की कमी की वजह से, क्योंकि पोटाश क्वालिटी को कंट्रोल करता है और डिजीज़ के अगेंस्ट
बीमारियों के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़त पैदा करता है, और इंसेक्ट पेस्ट का अगर अटैक भी हो जाए, जैसे कि अभी आपने बताया कि रस्ट का अटैक हो जाता है, तो सकुलेंस की बात आपने की थी, रेशा उसका नरम, इस वक्त ग्रोथ स्टेजेस उसकी वीट की, क्योंकि गंदम बहुत तेजी से बढ़ रही होती है, उसका बढ़ोतरी का रेट तेजी से बढ़ रहा होता है, और इसमें अगर इस वक्त हम कुछ भी कमी करेंगे नाइट्रोजन, पोटाश, फास्फोरस और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की, तो देन उसकी यील्ड के ऊपर असर होगा। इसी तरह इस स्टेजेस के ऊपर पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि फ्रॉस्टी नाइट्स हैं, कोहरा पड़ रहा है, और कोहरे की सूरत में हम ये रिकमेंड करते हैं काश्तकार भाइयों को कि अगर कोहरे की प्रिडिक्शन है और कोहरा पड़ रहा है, तो उस वक्त आप अगर हल्का पानी लगा देंगे अपनी फसल को, तो उससे कोहरे के जो नुकसानात हैं वो कम हो जाते हैं। तो इसलिए कोहरे से बचने के लिए भी आप पानी हल्का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर बारिश की प्रिडिक्शन है, क्योंकि ये स्टेज इस वक्त ऐसी है कि इस वक्त लॉजिंग के चांसेस नहीं है, इस वक्त फसल बढ़ रही होती है और इसका कद अभी बहुत छोटा होता है, तो इस वक्त गिरने के चांसेस कम होते हैं, इसलिए इस स्टेज के ऊपर आपके कोई भी चीज़ की कमी नहीं आनी चाहिए। अभी जैसे कि बात की थी गुलजार साहब ने अभी कि इस स्टेज के ऊपर अगर फर्ज करें कि हम स्प्रे करेंगे तो सकुलेंस हो जाएगी, तो इस स्टेज के ऊपर सकुलेंस का डर नहीं है। इस स्टेज के ऊपर अभी क्योंकि फसल की बढ़ोतरी की स्टेज चढ़ रही है, और जनवरी अभी कुछ जिम्मेदार भाइयों ने क्योंकि पछेती काश्त की है, जिनकी पछेती काश्त है उनके लिए ये महीना बहुत अहम है। इस जनवरी के महीने में वो अपनी खादों की तमाम ज़रूरियात पूरी कर लें। और मैं यहाँ पे एक और चीज़ बता दूं कि खादों के लिए इसका रेशो मुतनासब इस्तेमाल करना, मुतनासब इस्तेमाल और मतवाजन इस्तेमाल, ये बहुत ज़रूरी है। मुतनासब इस्तेमाल से मुराद है कि फसलों में NPK की रेशो जो है, इसका तनासब जो है, ये बिल्कुल सही रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें नाइट्रोजन का अब जो रिकमेंड हम करते हैं आमतौर पे एक्सपर्ट के तौर पे, तो वो हम करते हैं कि 1.5%, 1.5% और फास्फोरस 1 और पोटाश 0.5, ये तनासब इनका रखना बहुत ज़रूरी है। अगर 1.5 हिस्से आपने नाइट्रोजन इस्तेमाल की है, तो 1 हिस्सा फास्फोरस इस्तेमाल करनी है, और 0.5 हिस्सा आपने पोटाश इस्तेमाल करनी है, और इनके साथ माइक्रोन्यूट्रिएंट भी ज़रूर इस्तेमाल करनी जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर अब हम एक फार्मर भाई का क्वेश्चन आया था कि रेतली जमीनों में हम कितने बोरी जो है वो यूरिया को इस्तेमाल कर सकते हैं, जो क्लेई सॉइल्स हैं इनकी। जी जी जी, इसमें बहुत अच्छा ये है, रेलिवेंट क्वेश्चन है। अब रेतली ज़मीनों की मैनेजमेंट जो है वो थोड़ी सी मुख्तलिफ होती है, जैसे कि चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें उनसे मुख्तलिफ होती हैं। अब रेतली ज़मीनों में हम कहते हैं कि एक ही दफ़ा आप कोई भी खाद इस्तेमाल ना करें, उसमें हम स्प्लिट एप्लीकेशन ज़्यादा रिकमेंड करते हैं। 2 से 3 दफ़ा हम यूरिया खाद को कहते हैं कि इस्तेमाल करें, क्योंकि वो उसमें लीचिंग लॉसेस बढ़ जाते हैं। रेतली ज़मीनों में क्योंकि अगर ऊपर से पानी लगा दिया जाए, और जैसे कि बारिशों का मौसम है, तो इकट्ठी खाद नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। इसी तरह उसमें पानी भी हम कहते हैं कि उसको एक दफ़ा भर के पानी ना लगाएं, क्योंकि वो पानी दूसरे या तीसरे दिन बाद वो सूख जाएगा और फसल की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होगी। तो उस पानी को भी हम तोड़ के कहते हैं कि उसका पानी का इस्तेमाल करें, लेकिन 3 इंच की बजाय उसको 2 इंच की इरिगेशन करें, उससे आपका पानी बच भी जाएगा और पानी आप ज़्यादा दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं कम वक्फे के साथ। मसलन 15 दिन के वक्फे के साथ आप इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप भर के लगाने की बजाय थोड़ा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, और 10-10 दिन के वक्फे से 2 दफ़ा पानी इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी तरह जो चिकनी मिट्टी वाली ज़मीनें होती हैं, उनमें हम ये कहते हैं कि क्योंकि उसमें लीचिंग के लॉसेस नहीं होते, लेकिन उसमें डीनाइट्रिफिकेशन के लॉसेस हो जाते हैं, तो इसलिए हम फार्मर्स को ये कहते हैं कि आप इस नुकसाना से बचने के लिए आप इनको 2 से 3 दफ़ा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूरिया को, नाइट्रोजनी खादों को, तो उससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी खादों। जी प्लीज। जी, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। सर आबिद से मेरा क्वेश्चन है कि वो हमें जो हम कॉटन बीट सिस्टम लगाते हैं कि कॉटन के बाद हम जो गंदम की काश्त करते हैं, तो उसके हवाले से जरा हमें बता दें, क्योंकि जैसा कि हमारे पास कपास जो है उसको फास्फोरस खाद की जो है वो ज्यादा जरूरत होती है, वो ज्यादा उनको इस्तेमाल करते हैं, तो इसके बारे में सर आप क्या कहेंगे। जी बिल्कुल सर आपने आबिद। सही कहा। जी 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 जी, मैं बता रहा हूँ। जी, जहाँ पे हम ऐसी क्रॉप रोटेशन जहाँ पे के कपास के बाद हम गंदम लगाते हैं, तो वहाँ पे क्योंकि फास्फोरस की मिकदार जो ज़मीन में मिलती है
वो टेम्परेचर की वजह से बड़ा उसमें असर होता है। अब वीट का क्योंकि मौसम सर्दियों में लगती है, तो उसमें फास्फोरस जो है सर्दियों के मौसम में कम अवेलेबल होती है। तो उन ज़मीनों की मैनेजमेंट के लिए हम ये बेहतर समझते हैं कि आप स्टबल मैनेजमेंट उसको कहते हैं, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट। अब हाँ, देखें हम ज़मीन में गंदम की कटाई कर लेते हैं, फसल को जड़ों से ही काट लेते हैं और उसका भूसा भी हम नहीं छोड़ते और अपने जानवरों के लिए वो इस्तेमाल करते हैं और दाने हम ऊपर से ले लेते हैं। तो उससे ये होता है कि हमारी ज़मीन को जो नामियाती मादा है वो बिल्कुल नहीं मिलता है, कम हो जाता है, मिलता ही नहीं है। तो हमने जो तजर्बात किए हैं उनकी बुनियाद के ऊपर मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे दूं कि हम गंदम से ज़मीन से ताकत ज़्यादा ले रहे हैं और गंदम में हम न्यूट्रिएंट की सूरत में ऐड कम कर रहे हैं। न्यूट्रिएंट माइनिंग इज मोर देन एडिशन। तो ये जहन में रखिए कि हम जो भी फसलात लगाते हैं उन फसलात की जब बढ़ोतरी होती है तो उसकी वजह से हमारे न्यूट्रिएंट की रिमूवल हो रही होती है ज़मीन में से, उन नामियाती और कीमियाई अज्जा की कमी हो जाती है। इसलिए हम ये रिकमेंड करते हैं कि गंदम में सिर्फ आप दाने लेके जाएं और बाकी को इनकॉर्पोरेट कर दिया जाए ज़मीन के अंदर ही, क्योंकि उसके जितना भी स्ट्रा होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिएंट होते हैं और ख़ासतौर पे पोटाश और नाइट्रोजन। तो वो जब हम ज़मीन के अंदर ही उसको दाखिल कर देंगे तो हमारे नामियाती मादे की मिकदार बढ़ जाएगी और उस नामियाती मादे के बढ़ने की वजह से हमारी फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी भी बढ़ जाएगी। फर्टिलाइज़र यूज़ एफिशिएंसी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाटर यूज़ एफिशिएंसी और वाटर यूज़ एफिशिएंसी तब ही होगी जब हमारी ज़मीन में नामियाती मादा काफ़ी मिकदार में होगा और उस नामियाती मादे की वजह से हमारा पानी उस ज़मीन में काफ़ी देर तक खड़ा रहेगा, ज़मीन के अंदर स्ट्रक्चर के अंदर मौजूद रहेगा और उस पानी जब ज़्यादा मिकदार में ज़्यादा दिन तक खड़ा रहेगा, ज़मीन के अंदर मौजूद रहेगा, तो उतनी देर तक ही हमारे जो कीमियाई अज्जा हैं, फर्टिलाइज़र के जो अज्जा हैं, वो फसलों को मिलते रहेंगे और उससे हमारी फर्टिलाइज़र की एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। जी बहुत शुक्रिया सर। सर यहाँ पे एक क्वेश्चन आया हमारे पास कि बूटिंग स्टेज पे हम जो अमाइनो एसिड्स अगर स्प्रे कर दे वो ज्यादा बेनिफिशियल है या एनपीके का स्प्रे ज्यादा बेनिफिशियल है, बेटर है? जी अब ये अमाइनो एसिड एक बहुत सारी नई प्रोडक्ट आ गई हैं मार्केट में, तो अमाइनो एसिड भी अल्टीमेटली अमाइनो एसिड का स्प्रे जब करते हैं तो वो अल्टीमेटली हम नाइट्रोजन की कमी ही को पूरा कर रहे होते हैं। तो नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए हम अमाइनो एसिड अगर तो फार्मर्स के पास अवेलेबल हैं तो अमाइनो एसिड्स दे दिए जाएं। देखें एक प्लांट के अंदर डॉक्टर साहब जी प्लीज डॉक्टर साहब इसमें यह है कि अमाइनो एसिड सिर्फ नाइट्रोजन की कमी नहीं है, गो के नाइट्रोजन का सोर्स है, लेकिन अमाइनो एसिड अगर आप ऑक्सीजन यूज कर रहे हैं तो ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड है तो वो ऑक्सीजन को फायदा देगा, अगर मेथियोनिन है तो वो जिब्रेलिन्स बनाएगा, अगर आप ग्लूटामिक एसिड यूज कर रहे हैं तो वो आपका क्लोरोफिल या आपकी जो फर्टिलाइजेशन है उसको इम्प्रूव करेगा, अगर हिस्टिडीन इस्तेमाल कर रहे हैं तो वो आपकी फ्रूट राइपनिंग को बेहतर करेगा। अगर इसी तरह मुख्तलिफ जो अमाइनो एसिड्स हैं उनके अपने यानी कि मामलात हैं कि कुछ अमाइनो एसिड ऐसे हैं जो स्ट्रेस मैनेजमेंट का काम करते हैं। तो अमाइनो एसिड सिर्फ नाइट्रोजन सोर्स नहीं है, ये एक तो फाइटो हार्मोन्स के प्रीकर्सर्स हैं, साथ ही हर अमाइनो एसिड का एक टिपिकल रोल है, क्रॉप की ग्रोथ स्टेज, आपकी रिक्वायरमेंट, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए किसी अमाइनो एसिड का सिलेक्शन जो है वो करना जरूरी है। जी गुलजार साहब आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, इनका हर एक का अपना रोल है, अमाइनो एसिड्स का भी रोल है, लेकिन आप इसको असेंशियल न्यूट्रिएंट्स के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको असेंशियलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप कंसीडर नहीं कर सकते। जो असेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं मैक्रो एंड माइक्रो वो तो हैं, वो टिपिकल हैं। अगर फसल को वो सारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिल जाएंगे तो देन फसल में ये नेचुरल एक प्रोसेसेस हैं, उससे अमाइनो एसिड्स, एल ट्रिप्टोफैन और जिब्रेलिक एसिड्स और ऑक्सीजन जितने भी प्रोड्यूस होंगे वो प्लांट्स के अंदर इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर होते हैं। तो वो अगर उसको कोई कमी है रह गई है, नहीं डॉक्टर साहब मेरी माजरत के साथ अमाइनो एसिड जो है वो बहुत रोल प्ले करते हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट में भी, मसलन प्रोलीन, हाइड्रोक्सी प्रोलीन अमाइनो एसिड जो है ये किसी भी क्रॉप पे किसी भी किस्म की जो स्ट्रेस होती है उसकी मैनेजमेंट का दी बेस्ट रोल जो प्ले करते हैं वो
प्रोलीन, हाइड्रोक्सीप्रोलीन अमाइनो एसिड करते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ अमाइनो एसिड जो हैं उनका अपना अपना रोल है। और अमाइनो एसिड जो है ये जो सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है वो प्रोटीन स्ट्रक्चर में जो पॉलीपेप्टाइड स्ट्रक्चर बनता है उसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो डाइसल्फाइड कोवलेंट बनने की वजह से होती है। किसी भी प्रोटीन स्ट्रक्चर में जितना सल्फर वाले अमाइनो एसिड ज्यादा होंगे, डाइसल्फाइड कोवलेंट बॉन्डिंग ज्यादा होगी, उतना ही वो प्रोटीन स्ट्रक्चर स्ट्रॉन्ग, स्टेबल, विगरस होगा। वो किसी इंसान में हो, पौधे में हो, हैवान में हो, उतने ही वो हैवान, इंसान, पौधा जो है उसमें स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट ज्यादा होगी, वेदर के खिलाफ, डिजीजेस के खिलाफ, इंसेक्ट के खिलाफ उसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होगी और उसकी प्रोडक्शन और क्वालिटी दोनों इम्प्रूव्ड होगी। यानी अमाइनो एसिड का बड़ा एक रोल है और इसका जो वाइज इस्तेमाल है वो बड़ा जरूरी है और इसको आम नहीं लेना चाहिए। अब मार्केट में जो लंडा बाजार की तरह अमाइनो एसिड आ गए हैं और बहुत सारे मेरे मेहरबान अमाइनो एसिड्स के बारे में ना रखने के बावजूद इसको रिकमेंड कर रहे हैं, ये ज्यादा दुख की बात है। अमाइनो एसिड बड़ा सेंसिटिव इशू है और इसको बड़ा वाइजली और आपकी क्रॉप रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस्तेमाल करना चाहिए। मिल्क जो है वो बेस्ट सोर्स ऑफ एसेंशियल अमाइनो एसिड है। ये सारे अमाइनो एसिड जो एसेंशियल है उसमें मौजूद है। जितने ये अमाइनो एसिड मार्केट में ये सीवीड एक्सट्रैक्ट है, एक्सट्रैक्शन के दौरान उनकी क्वालिटी खराब हो सकती है, ये केमिकल भी हो सकते हैं। पौधे सिर्फ बायोसिंथेसाइज्ड एल अमाइनो एसिड यूज करते हैं। जी खादिम साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब हम गंदम की जो है वो थोड़ी सी बीमारियों के मुतालिक बात कर लें। जावेद साहब से इसके मुतालिक पूछ लेते हैं। सर, जैसा कि हम लोग गंदम में ज्यादातर जो है वो एफिड्स तेले का जो है वो ज्यादा अटैक पाया जाता है, तो इसके मुतालिक इससे फसल को कितना नुकसान पहुंचता है और इसके लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर जो है वो करनी चाहिए कि तेले से जो है वो महफूज रख सके हम अपनी गंदम को? देखें, तेला जो है वो लेटर स्टेज पे आता है जब फसल सिटा निकाल चुकी होती है। फिलहाल जो है वो तेले पे भी बात करते हैं, लेकिन बहुत जरूरी बात है रस्ट पे, जो कि अभी हमसे नहीं हो सकी प्रॉपरली। अभी इस वक्त क्रॉप जो है वो नाजुक स्टेज पे है रस्ट के हवाले से, और जैसा कि मौसम भी बन रहा है, बारिशें हो चुकी हैं, मजीद बारिशों की प्रिडिक्शन है, तो जिन लोगों ने ससेप्टेबल वैरायटीज कास्ट की हैं जो ओल्ड आउटडेटेड हैं, उनको ज्यादा खतरा है रस्ट आने का। तो इसके लिए ये भी नहीं करना हमने कि अंधाधुंध सारे दोस्त जो है वो रस्टेसाइड का स्प्रे करना शुरू कर दे। वो किसान की पॉकेट पे भी बोझ है और जो है रेजिडुअल इफेक्ट भी आते हैं। तो उसके लिए ये है कि फार्मर को अभी विजिलेंट होना पड़ेगा। वो अपनी फसल का जो है वो उस पर गहरी नजर रखे, उसका मुआयना करता रहे। और रस्ट जो है ये आमतौर पे एकदम से पूरा फील्ड में नहीं फैलती, पैचेस की शक्ल में अपीयर होती है, वहां से फिर ये स्प्रेड करती है। तो अगर रस्ट उसको फार्मर को अपने फील्ड में नजर आए तो वो वहां पे लोकलाइज्ड स्प्रे करके उसको कंट्रोल कर सकता है। बहुत सारी जो रस्टेसाइड्स हैं वो अवेलेबल हैं मार्केट में, जिनमें प्रोपेकोनाजोल, डेबुकोनाजोल, ऑक्सीस्ट्रोबिन वगैरह शामिल है। तो उनसे हम इसको लोकलाइज्ड कंट्रोल करें तो ये रुक जाती है। और दूसरा, जो हमारे ज्यादातर अब नई अकसाम जो आई हैं जिनमें अनाज, अकबर, दिलकश, सुबानी, एमएच, फखरे बकर, बकर स्टार, निशान, ये सारी रस्ट के खिलाफ खासी अच्छी क़ुव्वत मुदाफ़त रखती हैं, तो इनको तो कोई ख़ास खतरा नहीं है। लेकिन जिन्होंने पुरानी आउटडेटेड वैरायटीज लगाई हैं उनको खास तौर पे फार्मर्स को विजिलेंट होना पड़ेगा। तो बाकी अगर तेले पे बात की जाए तो तेला जो है ये हमारे यहाँ अभी तक जो आ रहा है ना, तेले के साथ साथ इसके प्रीडेटर भी वाफर मिकदार में फील्ड में आ जाते हैं। तो इसलिए हम ये रिकमेंड नहीं करते कि तेले को देखते ही स्प्रे शुरू कर दिया जाए, क्योंकि अगर हम स्प्रे करेंगे तो फिर तेले के साथ साथ जो हमारे बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जो प्रीडेटर हैं, जो तेले को खाते हैं, वो भी खत्म हो जाएंगे और फिर कपास की तरह हम गंदम पर भी बेतहाशा स्प्रे करने शुरू कर देंगे, जो कि इकोनॉमिकली भी फिजिबल नहीं है और प्लस ये कि ये
ऐसी क्रॉप है जिसको हमने डायरेक्टली खाने के लिए इस्तेमाल करना है, तो इसमें रेजिडुअल इफेक्ट्स की वजह से हेल्थ हैजर्ड्स भी होंगे, तो इसलिए इस पर स्प्रे नहीं करना है। अगर तेला कुछ ज्यादा महसूस हो तो जो पावर स्प्रेयर के साथ ठंडे पानी का स्प्रे किया जा सकता है, उससे भी ये खासी हद तक कंट्रोल हो जाता है। और ज्यादातर ये खुश्क मौसम में आता है और अभी इसके चांसेस फरवरी में ज्यादा होते हैं, फरवरी मार्च में। जी जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की बैठक जो है वो काफी मुफीद रही होगी हमारे किसान भाइयों के लिए और काफी अहम मालूमात जो है उन तक पहुंचाई होंगी। सर, मैं आपसे ही चाहूंगी कि आप कोई की मैसेजेस जो है वो इस बैठक में अपने हमारे किसान भाइयों को उनको दें, कि एहतियाती तदाबीर जो है उनको दें, ताकि इसके साथ ही हम अपनी बैठक का एक काम करें। जी सर। जी, आज की बैठक वाकई बहुत अच्छी रही है। तो जैसे डॉक्टर आबिद साहब ने फर्टिलाइजर के बारे में खासी डिटेल से बता दिया है, तो दोस्तों को चाहिए कि उस पर अमल करें, जिसकी भी जो ग़िज़ाई ज़रूरत है फसल में कम रह गई है उसको अभी पूरा कर लें, और रस्ट के हवाले से विजिलेंट रहें। वीडिसाइड जिन्होंने स्प्रे नहीं किया वो ज़रूर कर लें, क्योंकि वीड्स जो है ये कातिल खा नुकसान करती हैं। और जो पानी है फसल के, ये इनका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अभी तो लकीली बारिश हुई है, लेकिन आगे जाके फसल ने तो अभी अप्रैल तक जाना है, तो जो फसल के नाजुक मरहले हैं जिसमें पहला पानी तो हम टिलरिंग पे लगाते हैं ना, दूसरा बूटिंग पे, तीसरा ग्रेन फॉर्मेशन पे, और अगर मौसम ज़्यादा गर्म हो जाए तो ये फिर ग्रेन फिलिंग के दरमियान ये चौथा पानी भी लगाना पड़ता है। इसी तरह जो रेतले इलाके हैं वहाँ पे चूंकि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है, वहाँ पे पानी ज़्यादा लगाने हैं, तो वो अकॉर्डिंगली जैसे डॉक्टर साहब ने बात की है कि रेतले इलाके में आप पानी कम लगा दें, लेकिन उसका वक्फा कम रखें, ज़्यादा पानी लगाएं, क्योंकि वो वहाँ पे उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी कम होती है। तो ये छोटे-छोटे अवामिल अगर हम कर लेंगे तो कोई वजह नहीं कि हम बेहतर पैदावार हासिल कर सकें। उसके बाद इंशाल्लाह हम फार्मर के साथ दोबारा बैठेंगे क्रॉप की किसी अगली स्टेज पे, तो उस पे खुल के इसमें डिटेल में बात होगी कि हार्वेस्टिंग थ्रेशिंग के दौरान भी हम काफ़ी नुकसान करते हैं, उनसे कैसे बचा जा सकता है, इस पे इंशाल्लाह अगली बैठक में बात करेंगे। शुक्रिया। जी सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठक का इख्तिताम करने से पहले मैं अपने किसान भाइयों को एक बहुत अहम बात बताती चलूं कि सावी जो है वो अपने प्लेटफॉर्म से एक पैदावारी मुकाबला करवाने जा रहा है, जिसको हमने पानी का नाम दिया है। उसमें हम 8 मेजर जो हमारी फसलें हैं, गंदम, कपास, आलू और गन्ना, शुगर केन, उसके अलावा जो हमारे पास है सूरजमुखी है, ये सारी इन क्रॉप्स का जो हम पैदावारी मुकाबला करवाने जा रहे हैं। और तमाम काश्तकार भाइयों से इल्तिजा है कि वो इस पैदावारी मुकाबले में जरूर शिरकत करें और सावी की ऐप जो है उसको इंस्टॉल करें। सिर्फ इसमें आप पैदावारी मुकाबले में शिरकत करने के लिए अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है और सावी की ऐप को इंस्टॉल करना है और उसमें अपना मैप ऐड कर देना। बाकी काम जो है वो सावी की टीम आपको फसल की रिपोर्ट भी बताएगी और आपको सारी जो है इसके मुतालिक मालूमात भी फराहम करेंगी। और आखिरी बात जो है कि किसानों की बहुत ज्यादा फरमाइश पे और हमारे पास ऑलिव डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की तरफ से उनकी रिक्वेस्ट की तरफ से हमने अपने पैदावारी मुकाबले में जैतून को भी शामिल कर लिया, क्योंकि हमारे किसान भाई इसमें बहुत इंटरेस्ट ले रहे थे, तो हमारे पैदावारी मुकाबले में जो है हमने जैतून के को भी शामिल कर लिया है। तो जरूर इस पैदावारी मुकाबले में हिस्सा लें। और सर, आपका भी तो फार्मर्स के साथ बहुत लिंक है, आप भी जरूर किसान भाइयों के लिए जो है वो आमादा कीजिए। जी इंशाल्लाह। एक सेकंड में एक मिनट आपकी इजाजत हो सायरा, मैं बस ये कहना चाहता हूँ जी सर साहब आपका और अपना गुलजार शाह साहब का और डॉक्टर आबिद साहब का, आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने टाइम दिया। और ये इस तरह की जो डिबेट है बेसिकली फार्मर को हम उसकी ज़बान में बताते हैं। हमारे साइंटिस्ट के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, रिसर्च की बहुत है, लेकिन सावी की कोशिश हम ये इंफॉर्मेशन फार्मर को उसके घर तक पहुँचाएँ और उसकी ज़बान में पहुँचाएँ। आप लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने आज छुट्टी के टाइम पर अपना टाइम दिया और सावी इंशाल्लाह आपके साथ हम सफ़र रहेगी। और कोशिश हमारी ये कि हम किस तरीके से ये सस्टेनेबिलिटी और इनोवेशन की तरफ लेके जाएँ। कई लोग पूछते हैं कि सावी का ये मिशन क्यों है, हम ये क्यों कर रहे हैं। मकसद सिर्फ इसका सीधा सा है कि हम चाहते हैं कि हम जिम्मेदार उसकी फैमिली, उसकी जो इकोनॉमिक सिचुएशन उसको इम्प्रूव कर सकें।
तो ये कंपटीशन फ्री है, किसी को किसके लिए चार्ज नहीं करना, हम ना किसी से पैसे मांगते हैं। अगर कोई सावी के नाम से पैसे मांगे तो हमें जरूर बताइए, ठीक है जी। तो हमारी कोशिश है कि हम सस्टेन करें, हम एनजीओ भी नहीं है, वी जस्ट वर्किंग ऑन ए बिजनेस मॉडल सम टाइम सून, कि किस तरह से फार्मर अगर इसको वैल्यू देखता है तो मे भी उसको इसकी कास्ट भी बेयर करनी पड़ेगी। लेकिन ये कि एट दिस स्टेज इट्स इम्पोर्टेंट कि हम किस तरीके से उस तक इस इंफॉर्मेशन को पहुंचा सकें। तो अगेन बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर जावेद साहब आपका, और अपने डॉक्टर गुलजार साहब का, और डॉक्टर आबिद साहब। तो डॉक्टर आबिद साहब इंशाल्लाह आपके साथ एक स्पेशल सिटिंग करेंगे फर्टिलिटी के हवाले से। वो माशाल्लाह हमारे सेक्रेटरी साउथ अपने साकिब बदील साहब अक्सर जिक्र करते हैं कि हमारी ज़मीनों में फास्फोरस अवेलेबल है, मौजूद है, लेकिन प्लांट को अवेलेबल नहीं है। तो उसके ऊपर एक अनदर साइंटिफिक डिबेट वी नीड टू हैव। जी जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जी। अगर आप कुछ कहना चाहें आबिद साहब जाने से पहले। जी जी, बहुत अच्छी ये काविश है, ये काफ़ी मैं इसको बहुत दिल की अथाह गहराइयों से इसको अप्रिशिएट करता हूँ कि ये फार्मर्स की काश्तकार भाइयों की वेलफेयर के लिए जो आपका मिशन है, ये इसको बहुत ये काबिल कदर है, इसके लिए आपकी बहुत ये अच्छी चीज़ है। और इंशाअल्लाह ताला अपनी पूरी इनपुट देंगे, पूरा आपके साथ चलेंगे, जो भी ज़रूरत होगी हम हाजिर हैं। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। ओवर सर टू यू मेरा एक लास्ट क्वेश्चन था सर, काइंडली। जी जी प्लीज, मैं सारा ले लें क्वेश्चन प्लीज। ये जी सर बोलिए। वो क्वेश्चन ये था सर, जिस तरह आप बता रहे थे कि 2% महलूल बना के नाइट्रोजन का स्प्रे करें, तो ज़राअतनामा में हम मोस्टली यही देखते हैं कि जब टिलरिंग स्टेज कंप्लीट हो जाती है तो उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो इतनी बेनिफिशियल नहीं है, उससे क्रॉप की हाइट बढ़ जाएगी। तो सर ये नाइट्रोजन एप्लीकेशन बूटिंग स्टेज पे लॉजिंग का मसला बन सकती है या ये बेनिफिशियल ही रहेगी, इसका बता दें। नहीं नहीं, ये बिल्कुल अभी ये स्टेजेस इतनी इसकी लॉजिंग की नहीं है। ये अगर आपने मुतनासिब बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन करेंगे और ख़ास तौर पे अपनी ज़मीनों में पोटाश भी ज़रूर फसल में अप्लाई करेंगे, तो देन लॉजिंग बिल्कुल इंशाल्लाह नहीं होगी। तो लॉजिंग के चांसेस कम हैं। लेटर स्टेजेस के ऊपर जैसे कि ग्रेन फिलिंग हो या ग्रेन फॉर्मेशन स्टेजेस आ जाएं, और बूटिंग से भी बाद में हम नाइट्रोजन कभी भी रिकमेंड नहीं करते। तो इसलिए अभी आपकी ये फसल की जो स्टेज है, ये अभी उसकी ग्रोथ स्टेज में जा रहा है, और अभी पहला पानी लगा है, और दूसरे पानी की अभी कई जगह पे तो लगा है, कई जगह पे नहीं लगा। तो इस स्टेज के ऊपर आप अपनी न्यूट्रिशन पूरी कर लें, तो इसके बाद जब अगले ये जनवरी का मंथ गुजर जाएगा, तो देन हम बिल्कुल रिकमेंड नहीं करेंगे कि उसके लिए नाइट्रोजन आप यूज करें। तो इसलिए आप इसमें बैलेंस्ड फर्टिलाइजेशन जरूर करें, और लॉजिंग के चांसेस अभी नहीं हैं। लेकिन इस ग्रोथ स्टेज बूटिंग के बाद ग्रेन फिलिंग स्टेज के ऊपर आप ना अप्लाई करें, तो देन वो फिर ग्रोथ वेजिटेटिव ग्रोथ हो जाएगी और वो पत्ते ज़्यादा बनने शुरू हो जाएंगे। तो उस वेजिटेटिव ग्रोथ की वजह से फिर आगे चांसेस हो जाते हैं, और आंधी या बारिश आ जाएगी, तो देन वो फसल वो बर्दाश्त नहीं करती, फिर लॉजिंग के डर होता है। इस स्टेज के ऊपर अभी क्रॉप की अभी टिलरिंग पूरी हुई है और बूटिंग अभी स्टार्ट होनी है, बूटिंग अभी शुरू नहीं हुई। तो इस स्टेज के ऊपर आप अप्लाई कर सकते हैं जी, प्लीज। ठीक है सर। अच्छा डॉक्टर साहब, जब बूटिंग स्टेज या बूटिंग स्टेज से लेटर स्टेजेस हो, उस वक्त ज्यादा बारिश हो जाए, ज्यादा नाइट्रोजन खाद कोई बंदा गलती से इस्तेमाल कर ले, तो पौधा रिप्रोडक्टिव ग्रोथ से वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ चला जाता है और ग्रेन फिलिंग मुतासर होती है। उस साल फिर दाना भी बारीक रह जाता है। इस साल में भी अल्लाह बहुत बेहतर करे, लेकिन मेरा खदशा है कि हमें फ्लैग लीफ और नेक्स्ट मंथ में बड़ा विजिलेंट रहना है, और हमें हिफाजती तौर पे कुंगी का स्प्रे करना है। उसके लिए हम ट्राइफ्लॉक्सीस्ट्रोबिन इस्तेमाल कर लें, अजॉक्सीस्ट्रोबिन इस्तेमाल कर लें, पायरेक्लोस्ट्रोबिन इस्तेमाल कर लें, डाइफिनोकोनाजोल इस्तेमाल कर लें, या कोई भी कम्बिनेशन इस्तेमाल करें। हमें प्रिवेंटिव कुंगी के स्प्रे पे इस साल जाना होगा। मौसम कोई खराबी ना पैदा कर। जी बहुत शुक्रिया सर आपका, क्योंकि आज हमारी बैठक का टाइम काफी गुजर गया। अब हम अपनी बैठक का इसी सवाल के जवाब के साथ इख्तिताम करते हैं। बहुत शुक्रिया आपने हमारे तमाम मेहमानों का, तमाम मुअज़्ज़िज़ माहिरीन का। जी नाज़रीन, अब हमें इजाजत दे, इंशाल्लाह अगली बैठक में नए टॉपिक और नए मेहमानों के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।